There's a beautiful quotation about power from Bible. It states, wisdom is better than the weapons of war. I repeat, wisdom is better than the weapons of war. इसका मतलब है कि बुद्धि और समझदारी युद्ध में जो हथियार इस्तेमाल होते हैं उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली होती है. इट सिंपली हाइलाइट्स द फैक्ट कि कई मुश्किल परिस्थितियों में हम अक्सर डिपेंड करते हैं ताकत और हथियार पे, लेकिन वो कई दफा काम नहीं आते हैं. काम आती है हमारी सोच, सही सोच, शांत दिमाग और एक क्लेवर डिसीजन. वो एक हथियार से भी बड़ी शक्ति बन जाते हैं. और यही हाईलाइट करता है हमारा आज का लेसन, द मिडनाइट विजिटर. अ वेरी वार्म गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन. बहुत बहुत नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे उड़ानियंस का हमारी एक और इंग्लिश की क्लास में. आशा करता हूं आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप लोगों की तैयारी एकदम बढ़िया चल रही है. आप लोगों का स्वास्थ्य, आप लोगों की सेहत भी बिल्कुल ठीक ठाक है. होप ऑल इज वेल. अगर आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं, तो प्लीज एक बारी चैट बॉक्स में बता दीजिए ताकि हम लोग शुरू कर सके इस सेशन को, जो कि आज एक बहुत ही मजेदार सेशन होने वाला है. Very warm good evening. I can see people joining in. Suryansh, Suraj, Shreyanshi, Rhea, Shreya, Baisakhi, Rohit, Aditya, Samriddhi, Supriya, Shikha, Namrata, Palak, Ichha, Sankalp, Naina, Prakriti, Lakshita, Raj, Harsh, Harshita, Jayendra, Kushagra, Manisha. इससे ज्यादा ऊपर जा रही है अब चैट बहुत तेज. आई कैन नॉट रियली फॉलो, बट थैंक यू सो मच फॉर द ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स. आप लोगों ने कंफर्मेशन भी मुझे दे दिया है. ऐसे थम्स अप तो करके बता दो ना यार, ऐसे थम्स अप या हार्ट्स बना दो ताकि हम लोग शुरू कर सकें. फिर कुछ लोगों ने हार्ट्स तो मुझे भेज दिए, बट सो दैट आई नो कि आप लोगों को आवाज सही से आ रही है. एक बारी मुझे अच्छे से कंफर्मेशन दे दो, फिर हम शुरू करते हैं आज की इस मजेदार क्लास को, जहां पर आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं आप एस्पाइनेज के ऊपर, जासूसी के ऊपर, विद द रीसेंट ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स एंड ओवरवेलमिंग व्हाट आई शुड से chaos एक तरह से जो फैला हुआ है अबाउट द मूवी धुरंधर. धुरंधर में आप लोगों ने एक जासूसी स्टोरी को देखा और एंड आई थिंक इट ब्लू द इंटरनेट. पूरा इंटरनेट उस पर एक तरह से बहुत ज्यादा बात की उसने. तो हमेशा जब भी एक जासूसी वाली कहानी पॉपुलर होती है, पॉपुलर डोमेन में आती है, तो इट क्रिएट्स अ ह्यूज 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 अपलॉज. एक बहुत बड़ा अपलॉज क्रिएट होता है. कुछ हद तक वैसा ही मजा आप लोगों को आज स्टोरी में आने वाला है. वेरी वार्म गुड इवनिंग. लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़े थे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स. आई होप आपने वो भी एंजॉय करे हो. अब आप लोगों ने कॉन्फर्मेशन मुझे दे दिया, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस मजेदार क्लास को. सब ठीक ठाक है वैसे, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं. सब कुछ अच्छा चल रहा है. क्या बात है, हमजा नाम भी बता दिया आप लोगों ने, बढ़िया. इसका मतलब आप लोग देख के बैठे हो. बट आई एम अज्यूमिंग कि ये मूवी तो 18 प्लस बच्चों के लिए या 18 प्लस के लोगों के लिए थी. बच्चे तो नहीं, एडल्ट्स के लिए थी 18 प्लस. आप लोगों ने कैसे देख ली? हाँ, मुझे पता है तुम लोग देख रहे हो आजकल ऐसी चीजें. बट चलिए मूविंग ऑन विद द गेम के साथ शुरू करते हैं. फिर लेट्स मूव अहेड. स्टार्ट कर रहे हैं. रेडी हो आप लोग गेम के लिए? फटाफट से बताओ. तैयार? करें एक मजेदार सा गेम. तो क्योंकि जो क्लास है हमारी वो बेस्ड रहने वाली है एक स्पैनिश के टॉपिक के ऊपर, एक जासूसी के टॉपिक के ऊपर, डिटेक्टिव्स के ऊपर, इसीलिए जो मैंने गेम लिया है वो भी ऐसे लिया है. गेम में आप लोगों के सामने एक मिस्ट्री में पेश करने वाला हूं. एक ऐसी पजल है जो कि आपको सुलझानी है. ठीक है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन है जिसमें आप मदद करेंगे पुलिस की. ठीक है, बता सकते हो क्या? रेडी हो? रेडी हो? रेडी हो? ध्यान से पढ़ना एंड देन वी गो. लेट्स गो. चलो, कैन यू सॉल्व दिस मिस्ट्री? आपके सामने एक मिस्ट्री लिखी हुई है, आपको उसको सॉल्व करना है. बताइए, मैं पढ़ देता हूं आपके साथ साथ. A man reported a robbery to the police. When they arrived at his house where he lived alone, they saw a broken window with its glass scattered on the lawn outside. The man told the police that the robber must have entered the house from the window. There were footsteps leading to the living room from the window. The living room was a complete mess with everything thrown on the floor. After inspecting the scene, the police did not look for the robber. Instead, they asked the man to stop lying. Why would they do that? बताइए, फटाफट से बताइए. यस यस बताइए. आई एम वेटिंग फॉर रिस्पॉन्सेज. मिस्ट्री है यहां पर. एक इंसान के घर पे एक रॉबरी हुई. पुलिस ने आके इन्वेस्टिगेट किया और किसी बाहर के इंसान को नहीं पकड़ा, बल्कि उन्होंने ये बोला सीधा, जिस इंसान ने रॉबरी रिपोर्ट करी थी, जिसके घर पे रॉबरी हुई थी, उसी को बोल दिया कि झूठ बोलना बंद करो. क्यों बोला ऐसा? बताओ 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 बताओ. अरे वाह, जवाब मिलने हो गए हैं शुरू. और बिफोर एनीवन एल्स आप लोगों ने इसको क्रैक कर दिया है. सिंपल सा आंसर छिपा हुआ था यहीं पर. कहां पर छिपा हुआ है? दे सॉ अ ब्रोकन विंडो विद इट्स ग्लास स्कैटर्ड ऑन द लॉन आउटसाइड. यहां पर आंसर छिपा हुआ है. जैसे पुलिस ने आके चेक किया तो पाया कि जो घर के अंदर कोई घुसा नहीं है और
कोई भी और ओपनिंग ओपन नहीं है, कोई भी और जगह घुसने की थी नहीं, सिर्फ एक जगह उन्होंने ऐसा पाया कि जो ग्लास है घर के अंदर के लॉन, घर के अंदर जो विंडो थी उसका, वो बाहर लॉन पे पड़ा हुआ था, जिसका मतलब क्या है कि ग्लास अंदर से तोड़ा गया है। और यहीं पर आपका आंसर छपा हुआ है। सीआईडी के एसीबी प्रद्युमन, मेरे सारे बच्चों तुम लोगों ने इस मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया है, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर यही है, क्योंकि ग्लास बाहर पड़ा हुआ है लॉन पे विंडो का, इसका मतलब घर के अंदर से तोड़ा गया है, और उसी ने तोड़ा है जो घर का मालिक है, उसने रॉबरी, एक तरह से नकली रॉबरी रिपोर्ट करने की कोशिश करी। ठीक है, समझ में आ गया सीआईडी वालों? बहुत बढ़िया, शाबाश, वेल डन, है ना। बड़ी जल्दी तुम लोगों ने सॉल्व कर लिया यार। आई वाज अज्यूमिंग कि थोड़ा सा टाइम लगेगा। नेक्स्ट टाइम मेरे को और तगड़ी थोड़ी सी मुझे लग रहा है कोई मिस्ट्री लेके आनी पड़ेगी, तब बात बनेगी। बट चलो, वेल डन, शाबाश, मजा आया होगा तुम लोग को। आ गए हो तुम लोग एसीबी प्रद्युमन वाले मोड में। दया, कुछ गड़बड़ है ना? चलो मूविंग ऑन, आगे चलते हैं फिर फटाफट से। आप लोगों के सामने स्क्रीन पे एक पेयर रखा हुआ है मैंने यहां पर, ये रहा हैप्पीनेस एंड मिजरी का। क्वेश्चन ध्यान से समझना। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द पेयर ऑफ वर्ड्स व्हिच कैरीज द सेम रिलेशनशिप टू द गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स। इन दोनों वर्ड्स के बीच में जो रिलेशनशिप है, आपको आइडेंटिफाई करना कि बाकी चार ऑप्शन जो है उनमें कौन सा ऐसा पेयर है जिसमें सेम रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। ठीक है, रिलेशनशिप का मतलब क्या है? देखो, हैप्पीनेस मतलब खुशी, मिजरी मतलब होता है दुख, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम दुख। तो ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी कि ये दोनों एंटोनिम्स हैं। आपको इन चारों में से ऐसा पेयर ढूंढना है जो कि एंटोनिम हो, जिसमें दो वर्ड्स ऐसे हों जो कि एक दूसरे के अपोजिट हों। बताओ फिर आंसर क्या होगा, सोच के जवाब देना, क्योंकि हो सकता है आप यहां गलती कर जाओ। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। समझाया क्या मैंने अभी आपको? ये दोनों वर्ड्स हैं एंटोनिम्स। इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप क्या है? ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के अपोजिट है, ये रिलेशनशिप है, ठीक है। एक दूसरे के उल्टे हैं, हस्बैंड वाइफ लग रहे हैं मुझे। ठीक है, अब इन चारों में से आपको ढूंढने ऐसे वर्ड जो एक दूसरे के अपोजिट हो। देखो ध्यान से, वायलेंट और वाइल्ड, ये दोनों वर्ड ही कुछ ऐसा मतलब होता है इनका, एग्रेसिव, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड्स को मैं सिनोनिम मान सकता हूं। सिनोनिम मतलब सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स, ठीक है। कंस्ट्रक्ट और डिसमेंटल, कंस्ट्रक्ट मतलब होता है किसी चीज को बनाना, डिसमेंटल मतलब किसी चीज को तोड़ देना, अलग अलग कर देना उसको। ये एक दूसरे के एंटोनिम से हो सकता है, ये सही जवाब हो। नेक्स्ट है डिसेप्शन एंड फ्रॉड, दोनों का ही मतलब होता है धोखा, यानी कि दोनों भी सिनोनिम्स हो गए। ट्रैंक्विलिटी एंड क्वाइटनेस, दोनों का ही मतलब होता है सुकून, शांति, यानी कि ये दोनों भी सिनोनिम्स हो गए। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। वो अबाउट 56% ऑफ राइट, एंड आई अप्रिशिएट जिन लोगों ने इसका सही जवाब दिया। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन तो ये था, पर जिन लोगों को यहां पर जिनसे गलती हो गई, इट्स ओके, थोड़ा सा ट्रिकी सवाल था। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वॉज जेनरस, यहां पर एक वर्ड आपको दिख रहा है जेनरस। इट वॉज जेनरस ऑफ यू टू लेंड मी द मनी। इस वर्ड का एंटोनिम बताना है आपको। एंटोनिम मतलब क्या होता है भाई? अपोजिट मीनिंग वर्ड। तो इस वर्ड का एंटोनिम बताना है आप लोगों को। एंटोनिम सिंपली मींस अपोजिट मीनिंग वर्ड, ठीक है। बता दोगे आराम से, मुझे लग रहा है बता दोगे, तो बताओ फटाफट से, ठीक है। इट वॉज जनरस ऑफ यू टू लेंड मी द मनी, सेंटेंस के थ्रू थोड़ा मतलब समझ में आ रहा होगा। जनरस का मतलब होता है दानवीर, दान करने वाला, उदार, एक ऐसा इंसान जो दूसरों की मदद कर दे, ठीक है। लेंड मतलब होता है उधार देना। तुमने मुझे पैसे उधार दिए, तुमने मुझे पैसा लेंड किया, बहुत जनरस था तुम्हारा ये बिहेवियर। जनरस मतलब बहुत ही दानवीर, उदार था। इसका अपोजिट मीनिंग वर्ड कौन सा होगा? देखो, ऑप्शन ए है सेल्फिश, जो सिर्फ अपने बारे में सोचे। काइंड मतलब होता है दयालु। चैरिटेबल मतलब होता है जो चैरिटी करे, जो दान दक्षिणा दान वगैरह दे लोगों को, ठीक है। और कंपैशनेट मतलब फिर से दयालु। यानी कि ये तीन वर्ड्स तो एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं कुछ हद तक। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जो कि जनरस का अपोजिट होगा। जनरस मतलब जो दूसरों की मदद करे, हेल्प करे, दूसरों के बारे में सोचे। उसके अपोजिट क्या हो जाएगा? सेल्फिश, जो सिर्फ अपने बारे में सोचे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। हाँ, इस बार भी कुछ लोग अटके, अबाउट 60% ऑफ यू गॉट राइट। बढ़िया, वेल डन। स्टार्ट करते हैं, चलिए अपने टॉपिक को। एक बारी आपकी स्टैंडिंग्स आप लोगों को मैं बता देता हूं, क्या स्टैंडिंग्स है भाई, देख लेते हैं चलो एक बारी। ऑलराइट देन, सो सबसे पहले वी हैव लीडिंग द चार्ट्स प्रतीक राठौड़, अनमोल कुमार सिंह एंड विशाल, वेल डन। टॉप 3 को अभिनाश, प्रियव्रत दुबे, प्रांजल उपाध्याय, अनुषा तिवारी, अरमान वरिया मल्होत्रा एंड अथर्व सिंह, वेल डन भाई। टॉप 10 को बधाई हो, शाबाशी। अब चलते हैं, चलिए टॉपिक की तरफ, हमारा जो मजेदार टॉपिक है उसकी तरफ। टॉपिक का नाम है द मिडनाइट विजिटर, और ये आपको तभी बता पाऊंगा जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा दूंगा, अदरवाइज इट वुड गिव अवे द
जो इस चैप्टर में एक मजेदार चीज है वो गिव अवे कर देगा ये। बट ऑल टुगेदर स्टोरी एक सस्पेंसफुल स्पाई स्टोरी है। अगर आप लोगों को स्पाई स्टोरी से मूवीज पसंद है, अगर आप जेम्स बॉन्ड, टॉम क्रूज की बहुत सारी मूवीज आई हैं, जेम्स बॉन्ड की बहुत सारी मूवीज आई हैं सीरीज की, हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत सारी मूवीज आई हैं जो कि डिटेक्टिव सीरीज एक तरह से रही हैं, अगर आपको ऐसी मूवीज पसंद है देन दिस स्टोरी इज मेड फॉर यू। ठीक है, ऐसी एक कहानी है जिसमें एक सीक्रेट स्पाई होता है और वो बहुत ही डिफरेंट होता है। एक स्पाई जिस तरह से दिखता है ना, जनरली जिस तरह की जो इमेज होती है एक स्पाई की, उससे बहुत अलग दिखता है। वो कैरेक्टर आपको स्टोरी में दिखाया है। स्टोरी हाईलाइट करती है क्या थ्रिल्स और एडवेंचर होते हैं स्पाइनेज के, यानी कि जासूसी के। ठीक है, तो स्टोरी को एक बारी पढ़ते हैं और स्टोरी के थ्रू आप क्या सीखेंगे स्टोरी के एंड में डिस्कस करेंगे। रेडी हो क्या? फटाफट से बता दो, चलो। ठीक है, कौन कौन सी आपने देखी हुई है वैसे स्पाई मूवीज? बाय द वे देखता हूं आप कितने बड़े फैन हो इस स्पाई मूवीज के। सब लोग बोल रहे हैं, सब लोगों ने कुछ ना कुछ। ब्योमकेश बख्शी यार, हाँ इट्स अ वेरी गुड सीरीज एक्चुअली, यस। ब्योमकेश बख्शी एक इंडियन ही। फेलुदा, हाँ भाई बंगाली कैरेक्टर है फेलुदा, और बंगाली एक तरह से पूरा उसमें आपको ट्विस्ट दिखेगा सारा सब कुछ। बट हाँ, फेलुदा हैज बीन अ फैंटास्टिक स्पाई एजेंट। डेथ नोट कैसे भाई स्पाई बेस? हाँ डेथ नोट भी है यार, यस डेफिनेटली। डेथ नोट में भी बहुत तगड़ा सस्पेंस है, ऐसी स्पेनिश पे ही बेस्ड मान सकते हो आप उसे कुछ हद तक। हमजा, ट्रायोलॉजी धुरंधर की, और कौन सा आप बता रहे हो? मिशन इम्पॉसिबल सीरीज, हाँ उसमें भी है बिल्कुल, यस यू पीपल आर अवेयर यार, तुम लोग को पता है इसका मतलब, गुड। शेरलॉक होम्स, हाँ शेरलॉक होम्स वन ऑफ द फाइनेस्ट डिटेक्टिव कैरेक्टर्स एवर क्रिएटेड। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है उसकी बुक्स, या टीवी सीरीज भी है उस पर, अगर वो नहीं देखी है तो जब आप फ्री हो, जब आपको टाइम लगे, एक बार देख लेना, आपको मजा आ जाएगा, दिमाग घूम जाएगा। मतलब ऐसी ऐसी एक तरह से स्टोरीज प्रेजेंट की हैं उसमें। ठीक है, मेन इन ब्लैक, यस मेन इन ब्लैक भी है, इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट एलियंस के ऊपर बनी हुई है भाई। आजकल बहुत सारी खबरें चल रही हैं अबाउट एलियंस, है ना, जगह जगह यूएफओ स्पॉट हो रहे हैं। और अगर आप लोगों को नहीं पता, इफ यू आर लिविंग अंडर द रॉक, तो आपको बता दूं कि यूएस ने कुछ यूएफओ फाइल्स, क्लासिफाइड फाइल्स अभी कुछ टाइम पहले रिलीज करी है। जैसे एप्स्टीन फाइल्स रिलीज करी थी, ऐसे ही कुछ क्लासिफाइड यूएफओ फाइल्स रिलीज करी हैं, जिसमें कुछ बड़े सारे अजीबो गरीब किस्से आपको देखने को, सुनने को मिल रहे हैं। कुछ वीडियोस भी रिलीज करी हैं, देखना एक बार अगर आपको मौका लगे। चलिए अब शुरू करते हैं फिर। रेडी? स्टार्टिंग करें क्या कहानी की? बहुत हो गई बातें, अब स्टार्ट करें क्या? फटाफट से बताओ जल्दी से। यस 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 यस, रेडी? थम्स अप दो फटाफट से अगर तैयार हो तो, है ना। मैं शुरू करता हूं। जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स लगे वो अपनी नोटबुक में लिख लेना आप लोग। उससे अलग जो भी बीच में मुझे पल्स महसूस होगी मैं पूछ लूंगा एक बारी, एंड मैं बीच में रोक दूंगा फिर चैट को। ठीक है, चैट में रोक देने वाला हूं, तब हम स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रेडी? यस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, फाइस ऑलराइट देन लेट्स मूव अहेड, स्टार्ट करते हैं। चलिए, हियर वी गो, हियर इज द स्टोरी। ऑसिबल, अच्छा बाय द वे स्टोरी के अंदर 3 कैरेक्टर हैं जो कि आपको पता चलेंगे। कौन कौन से 3 कैरेक्टर हैं? सबसे पहला कैरेक्टर है ऑसिबल, दूसरा कैरेक्टर है फाउलर, और तीसरा कैरेक्टर है मैक्स। ऑसिबल एक फ्रेंच स्पाई है, सीक्रेट एजेंट है ये बंदा एक। ठीक है, फाउलर एक राइटर है, एक एस्पायरिंग राइटर है, मतलब ये किताब लिखने की कोशिश कर रहा है, शायद ये लिखना चाहता है स्पेनिश पे, इसलिए मिलने के लिए जाता है ऑसिबल से। और मैक्स है एक और सीक्रेट एजेंट, मैक्स एक और सीक्रेट एजेंट है, बस आप इतना समझ लो। ये 3 चीज आपको पता होना चाहिए। अब चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं, हियर वी गो। Ausable did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. Description मतलब होता है इमेज, हिंदी में बोले तो शब्द चित्र। आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई? ये क्या होता है? तो Ausable जो ये कैरेक्टर है, ही डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट। ये बिल्कुल भी फिट नहीं करता एक सीक्रेट एजेंट के डिस्क्रिप्शन को। जैसी यूजुअली एक इमेज होती है सीक्रेट एजेंट की, स्पाई की, उसको ये बिल्कुल भी मैच नहीं करता। आप देख ही रहे होगे क्यों। ठीक है, फाउलर हैड एवर रेड, जिस भी सीक्रेट एजेंट के बारे में फाउलर ने कभी पढ़ा है, उससे ये बिल्कुल भी मैच नहीं करता इमेज से, डिस्क्रिप्शन से। बहुत ही अलग है। कैसे देखा है आपने सीक्रेट एजेंट्स को? आपने देखा है सीक्रेट एजेंट्स को बहुत ही, स्पाइस को बहुत ही अच्छी सी सेटिंग्स में ऑपरेट करते हो, 5 स्टार होटल्स में, बहुत ही मॉडर्न गैजेट्स के साथ, एक बहुत ही अच्छी बॉडी उसकी होगी, बहुत अच्छे कपड़े उसने पहने होंगे, है ना, सब कुछ 5 स्टार बिल्कुल होगा, है ना। ऐसी इमेज आपने देखी है, लेकिन ये बंदा बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा उस इमेज को। ये है ऑसिबल। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ अ ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ऑसिबल हैड अ रूम, फाउलर फेल्ट लेट डाउन। फॉलोइंग मतलब उसके पीछे पीछे चलना, हिम डाउन द मस्टी, मस्टी मतलब होता है बैड स्मेलिंग, जहां से एक बुरी सी स्मेल आ रही हो।
कॉरिडोर ऑफ अ ग्लूमी, ग्लूमी मतलब होता है सैड, अनइंटरेस्टिंग होटल, वेयर ऑसिबल हैड अ रूम, फाउलर फेल्ट लेट डाउन, लेट डाउन मतलब होता है डिसअपॉइंटेड, निराश, निराश ही लिख देता हूं सिंपली। ठीक है, अब होता क्या है, ये राइटर जो है ना फाउलर, ये इससे मिलने के लिए आता है, और जब जैसे ही मिलता है उससे तो उसका इंप्रेशन दिमाग पे क्या पड़ता है वो आपको बताया गया है। फॉलोइंग इन डाउन द मस्टी कॉरिडोर, फॉलोइंग मतलब पीछे पीछे चलना किसी के, तो इस ऑसिबल के पीछे चलते हुए डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ अ ग्लूमी फ्रेंच होटल, एक ऐसे बैड से स्मेलिंग कॉरिडोर में, जो कि एक बहुत ही बेकार सा फ्रेंच होटल लग रहा है, सैड सा फ्रेंच होटल, मतलब कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है वहां पे, बहुत ही बेकार सा होटल है। वेयर ऑसिबल हैड अ रूम, जहां पर ऑसिबल का एक रूम था, यही इसी होटल में रुका हुआ था ये। फाउलर फेल्ट लेट डाउन, फाउलर को बड़ी निराशा हो रही थी। क्यों हो रही थी निराशा? क्योंकि ये तो ये सोच के आया था शायद कि यार मेरे को अपनी एक नई नॉवल लिखनी है डिटेक्टिव की, और उसमें एक बड़ी अच्छी सी स्टोरी लिख दूंगा, मैं मिलके आता हूं एक स्पाई से। स्पाई से मिलने आया तो भाई ये ऑसिबल साहब मिल गए, मोटे ताजे से एक आदमी। ठीक है, Okay, it was a small room on the 6th and top floor and scarcely a setting for a romantic adventure. अब ये कहां रुक रहा था? ये छोटे से कमरे में एक रुका हुआ था ऑन द 6th and top floor, छठी फ्लोर पे, जो कि टॉप फ्लोर थी बिल्कुल। एंड स्कार्सली, स्कार्सली मतलब होता है हार्डली, मुश्किल। अ सेटिंग, सेटिंग मतलब अ बैकग्राउंड या प्लेस फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर, रोमांटिक एडवेंचर मतलब इंटरेस्टिंग इवेंट या हैपनिंग। अब फाउलर जब यहां पे आया तो उसने क्या नोटिस किया कि ये ऑसिबल तो छठी फ्लोर पे रुका हुआ है इस होटल के, बेकार सा होटल है, बहुत गंदी स्मेल आ रही है यहां पर, इस बेकार से होटल के छठी फ्लोर पे, जो कि टॉप फ्लोर है, वहां पर एक कमरा लिया हुआ है इसने छोटा सा। ठीक है, एंड स्कार्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर, और ये हार्डली, मुश्किल, बहुत ही मुश्किल से ये एक जगह लग रही थी ऐसी जहां पर कोई इंटरेस्टिंग इवेंट हो सकता था, मतलब यहां तो कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं होना था, ऐसा लग रहा था फाउलर को। ऑसिबल वॉज, अब और थोड़ी खुलती है कहानी। ऑसिबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, ऑसिबल पहली चीज तो ये थी फैट था, बहुत ही ज्यादा फैट, वेरी फैट, बहुत ज्यादा फैट। एंड देन देयर वाज हिज एक्सेंट, और फिर दूसरी चीज जो थी अबाउट हिम वाज हिज एक्सेंट, उसका लहजा। एक्सेंट मतलब जो आप लोग जनरली नोटिस करते हो जब बाहर से अंग्रेज आते हैं तो उनका इंग्लिश बोलने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है ना, हम इंग्लिश बोलते हैं तो हमारा एक तरीका होता है, लहजा होता है, टोन होती है। उसको बोला गया कि एक तो था ये मोटा, बहुत मोटा, दूसरा इसकी एक्सेंट भी थी, लहजा भी था इसका। कौन सा लहजा था इसका? फ्रांस में काम कर रहा था अभी ये, फ्रेंच स्पाई था। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसिवली, पैसिवली मतलब इजिली, सॉरी पैसिवली मतलब अंडरस्टैंडेबल इनफ। हालांकि ये जर्मन भाषा और फ्रेंच भाषा को पैसिवली बोल लेता था, मतलब इस तरीके से बोल लेता था कि समझ में आ जाती थी वो। He had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. लेकिन एक प्रॉब्लम था इसके बोलने में, क्या? He had never altogether, altogether मतलब होता है completely, lost the American accent that he had brought to Paris. Paris जगह है फ्रांस के अंदर एक, और बॉस्टन एक जगह है यूएस में, 20 years ago. इशू क्या था? अब दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? वो ये कि जर्मन और फ्रेंच भाषा पैसिवली बोल लेता था, पैसिवली मतलब इस लहजे में, इस तरीके से कि सामने वाले को समझ में आ जाए, टूटी फूटी मतलब। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट, लेकिन कभी भी कंप्लीटली ये अपनी अमेरिकन एक्सेंट नहीं छोड़ पाया था। क्यों? क्योंकि ये शिफ्ट हुआ था बॉस्टन यूएस से पेरिस में आया था ये, और ही हैड ब्रॉट टू पेरिस, जो कि पेरिस से लेके आया था फ्रॉम बॉस्टन, बॉस्टन से 20 इयर्स अगो, यानी कि 20 साल पहले बॉस्टन जो कि अमेरिका में एक जगह है, वहां से शिफ्ट हुआ था पेरिस, और ये वहां का स्पाई बन गया था फिर। तो इशू ये था क्योंकि अमेरिका में रहता था काफी लंबे समय से, इसलिए कभी भी इसके अमेरिकन एक्सेंट गई ही नहीं, लहजा गए ही नहीं वो बोलने का। ठीक है, तो एक तो मोटा था, फ्रांस का एक एजेंट है, स्पाई है, लेकिन अमेरिकन लहजा है इसका बोलने का चीजों को। ठीक है, बड़ी अजीब बात है, अटपटी बात है। यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑसिबल सेड वीजिली ओवर हिज शोल्डर, वीजिली मतलब स्पोक नॉइजिली। वीजली का मतलब क्या होता है? तो कई बार क्या होता है, कई लोग जब चल रहे होते हैं ना, जैसे ये थोड़ा सा मोटा है ना, तो चलता होगा हल्का सा, तो इसको सांस चढ़ जाते होंगे। सांस चढ़ते हुए जब कोई मान लो भाग के आया कहीं से और वो कुछ बात बोले, तो उसकी आवाज में वो हाफना आएगा एक तरह से, उसको बोलते हैं वीजली।
ठीक है, तो आवाज जब आ रही हो, जब किसी के बोलते हुए एक तरह से गले की खराश खचखच आवाज सी आ रही हो, थकने की आवाज आ रही हो, वो तो यू आर डिसअपॉइंटेड। ऑसिबल सेड वीजली ओवर शोल्डर। अब ऑसिबल अपने शोल्डर्स के पीछे आ रहा था ना ये, तो अपने ओवर शोल्डर ऐसे बोलता है यू आर डिसअपॉइंटेड। ऑसिबल को समझ में आ गया था कि ये जो आया ना राइटर, ये डिसअपॉइंटेड है, बहुत ही निराश हो गया है मुझसे मिलके, तो बोलता है यू आर डिसअपॉइंटेड, यू वर टोल्ड दैट आई वाज अ सीक्रेट एजेंट, अ स्पाई। तुमको बताया गया था कि मैं तो एक सीक्रेट एजेंट हूं, एक स्पाई हूं, डीलिंग इन स्पाइनेज, जो कि जासूसी में डील करता है, जो कि जासूस है, एंड डेंजर, मैं डील करता हूं स्पैनेज और डेंजर में, ऐसा तुमको बताया गया था। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर यंग एंड रोमांटिक, और तुम मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि तुम एक राइटर हो, यंग हो, और रोमांटिक का मतलब यहां पर क्या है कि एडवेंचरस भी हो तुम, जो है यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ स्टोरी, तुम शायद एक जासूसी स्टोरी ढूंढ रहे हो अच्छी सी। You envisioned mysterious figures in the night, the crack of pistols, drugs in the wine, और तुमने इमेजिन किया होगा कि रात में कुछ मिस्टीरियस फिगर्स तुमको दिखेंगे। मिस्टीरियस मतलब रहस्यपूर्ण। तुम यहां पर ये सोच के आए थे, ऑसिबल ऐसा बोल रहा है फाउलर को, राइटर को, कि तुम ये सोच के आए थे, एनविजन मतलब इमेजिन्ड, तुमने इमेजिन किया था यहां आने से पहले, सम मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, की रात में तुमको कुछ ऐसे रहस्यमयी चीजें दिखेंगी, कुछ फिगर्स दिखेंगे, रहस्यमयी काम होता हुआ दिखेगा। द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, क्रैक मतलब साउंड, पिस्टल की आवाज आएगी, ड्रग्स इन द वाइन, और वाइन में ड्रग्स वगैरह डालते हुए तुमको दिखेगा, ऐसा तुमने सोचा था आने से पहले। Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloopy fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephone call, making an appointment in his room. You have been bored. क्या बोलता है ऑसिबल, अब देखो। इंस्टेड, इसकी जगह तुमने जो इमेजिन किया उसकी जगह, इंस्टेड मतलब इसकी जगह क्या हो रहा है, यू हैव स्पेंट अ डल इवनिंग, तुमने एक बोरिंग सी इवनिंग स्पेंड करी है इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल, एक बेकार से म्यूजिक हॉल में, फ्रेंच म्यूजिक हॉल में, विद अ स्लोपी, स्लोपी मतलब होता है बैडली ड्रेस्ड, विद अ स्लोपी फैट मैन, एक मोटे से फैट मैन के साथ जिसने कपड़े भी अच्छे नहीं पहने हुए हैं। इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज, और इसकी जगह कि उसके हाथ में कोई ब्यूटीफुल सी फीमेल आकर एक मैसेज पकड़ाए, जैसा जनरली स्पाई मूवीज में होता है ना। इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड, स्लिप्ड मतलब गिवन, जो आप इमेज में भी देख रहे हो, इसकी जगह कि उसके पास आकर कोई चुपचाप मैसेज पकड़ाए एक डार्क आइड ब्यूटी, डार्क आइड मतलब जिसकी डार्क आइज हो, ब्यूटी रेफर्स टू फीमेल, एक डार्क आई वाली ब्यूटीफुल फीमेल आकर उसके हाथ में मैसेज पकड़ाए, इसकी जगह ही गेट्स ओनली अ प्रोजेक्ट टेलीफोन कॉल, प्रोजेक्ट मतलब ऑर्डिनरी, उसको तो बस एक साधारण सी ऑर्डिनरी सी टेलीफोन कॉल आई है, मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, किस लिए कि उसी के रूम में, इसी के रूम में एक अपॉइंटमेंट बेसिकली फिक्स हुई है इसकी, और उसके लिए इसको सिर्फ एक सिंपल सा कॉल आया है। जनरली आप क्या एक्सपेक्ट करते हो स्पाई मूवीज में कि कोई चुपचाप मैसेज पकड़ा के जाएगा एकदम से। यू हैव बीन बोर्ड, तुम बोर हो गए हो मेरे दोस्त। The fat man chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. Chuckled मतलब होता है laugh without making sound. बिना आवाज के जब आप हंसते ना कभी ऐसे करके ऐसे करके कुछ हद तक, तो द फैट मैन चकल टू हिमसेल्फ, अब ये पहुंच गए, इसके पीछे आते आते ये अपने रूम तक पहुंच गया, टॉप फ्लोर पे, ठीक है। अब ये दरवाजा खोल रहा है और उसी वक्त द फैट मैन चकल टू हिमसेल्फ, ये अपने आप में हंसने लगा थोड़ा सा, कौन, ऑसिबल, एज ही अनलॉक द डोर ऑफ हिज रूम, जैसे इसने ये अनलॉक कर रहा था अपने रूम का दरवाजा, एंड स्टूड असाइड, और फिर एक तरफ खड़ा हो गया, ये स्टूड असाइड मतलब एक तरफ खड़ा हो गया, टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर, अपने इरिटेटेड से दोस्त को एंटर करने के लिए। इसने दरवाजा खोला, दरवाजा खोलते हुए थोड़ा सा हंसा, कुछ तो बात है इसके पीछे, मतलब हंसा, और फिर ये साइड में खड़ा हो गया कि तुम घुस जाओ पहले। यू आर डिसल्यूजनड, ऑसिबल टोल्ड हिम, ऑसिबल एकदम से उसको बोलता है यू आर डिसल्यूजन, डिसल्यूजन मतलब डिसअपॉइंटेड, तुम निराश हो, दोबारा बोलता है इसको कि तुम निराश हो गए हो, मुझे पता है। ऑसिबल टोल्ड हिम बट टेक चेयर माय यंग फ्रेंड, टेक चेयर मतलब गेट हैप्पी, बी हैप्पी, लेकिन खुश हो जाओ, टेक चेयर मतलब खुश हो जाओ, बट टेक चेयर माय यंग फ्रेंड, लेकिन मेरे नौजवान दोस्त
खुश हो जाओ। क्यों? अब बताता है कुछ काम की बात। Presently, you will see a paper, a quite important paper for which several men and women have risked their lives. Come to me. अभी प्रेजेंटली तुम देखोगे एक पेपर, एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर फॉर विच सेवरल मेन एंड वुमेन हैव रिस्क्ड देयर लाइव्स। एक ऐसा पेपर जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने, मेन और वुमेन ने अपनी जान को खतरे में डाला, रिस्क पे डाला है। कम टू मी, ऐसा एक पेपर मेरे पास आने वाला है। Someday soon that paper may well affect the course of history. जल्दी ही एक ऐसा वो पेपर अफेक्ट करेगा, यानी कि इंपैक्ट करेगा कोर्स ऑफ हिस्ट्री को। हमारी हिस्ट्री के कोर्स को बदल सकता है वो पेपर, इतना इंपॉर्टेंट पेपर है वो। इन दैट थॉट इज ड्रामा, इज देयर नॉट? बोलता है इस बात में, इस ख्याल में तो थोड़ा ड्रामा है ना, थोड़ा इंटरेस्ट है ना इसमें, है कि नहीं? ऐसा पूछता है ऑसिबल से। ऑसिबल बेचारा अभी भी सड़ा हुआ बैठा हुआ है कि कहां आ गया यार, मैं किस पागल के चक्कर में पड़ गया बिना मतलब की बातों में। किसी ने बोल दिया एजेंट है, मेरे को तो लग भी नहीं रहा एजेंट है। एज ही स्पोक ऑसिबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम। और जैसे ये सारी बातें वो कर रहा था, उसने इसको अंदर घुसाया और दरवाजा बंद कर दिया पीछे से। ठीक है, अभी लाइट नहीं जली है रूम की। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, फिर उसने लाइट जलाई कमरे की, और जैसे ही लाइट जली फिर क्या हुआ? फिर आया था कहानी में ट्विस्ट। एंड एज द लाइट केम ऑन, फाउलर had his first authentic thrill of the day. For halfway across the room, a small automatic pistol in his hand stood a man. As the light came on, जैसे ही लाइट जली, फाउलर had his first authentic मतलब होता है ओरिजिनल, रियल। थ्रिल मतलब होता है रोमांच। जैसे ही लाइट जली, फाउलर को अपने दिन का, वो फाउलर जो अभी तक बोर हो रहा था, ये वाला बंदा राइटर, उसको अपने दिन का पहला ओरिजिनल रोमांच मिला। कुछ इंटरेस्टिंग चीज हुई उसके दिन में पहली। क्या हुई? क्या नोटिस किया उसने? फॉर हाफ वे क्रॉस द रूम, लगभग रूम की आधी दूरी पे, अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन, एक आदमी खड़ा हुआ था और उसके हाथ में एक ऑटोमेटिक पिस्टल थी। मतलब इसने क्या नोटिस किया अगला सीन, रूम में लाइट जलते ही, कि एक आदमी इनकी तरफ बंदूक ताने खड़ा था ऐसे। ओह अरे बाप रे, क्या हो गया ये? देखो, ऑसिबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स। ऑसिबल एकदम से ब्लिंक करने लगा ऐसे ऐसे ऐसे। ऑसिबल भी हिल गया एकदम से। क्या हुआ ये, है ना? ब्लिंक मतलब पलक झपकाना। ऑसिबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स। ऑसिबल ने ऐसे किया, दो तीन बार अच्छे से देखा क्या है। मैक्स ही वीज्ड, और उसने वीज किया। वीज मतलब वही नॉइजली बोला, आवाज के साथ, खरखर के साथ बोला, मैक्स यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट। क्वाइट अ स्टार्ट मतलब शॉक्ड मी, तुमने तो मुझे शॉक ही कर दिया भाई। यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट मतलब तुमने तो मुझे शॉक ही कर दिया। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माय रूम। मुझे तो लगा तुम बर्लिन में थे, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मैक्स वॉज स्लेंडर। अब मैक्स के बारे में बताया गया आपको कि वो कैसा दिखता है। मैक्स वॉज स्लेंडर। स्लेंडर मतलब होता है लीन। लीन का मतलब होता है अट्रैक्टिवली थिन। एक ऐसा इंसान जो कि बिल्कुल पतला दुबला हो लेकिन अट्रैक्टिव लगे, उसको बोलते हैं स्लेंडर। मैक्स वॉज स्लेंडर, अ लिटिल लेस देन टॉल, थोड़ा टॉल से थोड़ा कम था, यानी कि इसको टॉल नहीं बोल सकते हम, बहुत अच्छी हाइट नहीं थी, इसकी हाइट थोड़ी कम थी। विद फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी। क्राफ्टी मतलब होता है कनिंग। पॉइंटेड काउंटेनेंस, इस एक्सप्रेशन का मतलब है सिमिलरिटी या सिमिलर। सिंपली आप ये मान लो, फेस एक्सप्रेशंस सिमिलर ऑफ अ फॉक्स। अब मैक्स के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया कि एक तो स्लेंडर है, पतला सा है, लीन सा है, लिटिल लेस देन टॉल, बहुत लंबा नहीं है, टॉल से थोड़ा कम बोल सकते हो, हाइट कम ही है इसकी। विद फीचर्स, और उसके फीचर्स कुछ ऐसे हैं दैट सजेस्टेड that suggested slightly the crafty pointed countenance of a fox। और उसके फीचर्स कुछ ऐसे हैं जो कि कुछ हद तक स्लाइटली ऐसा दिखा रहे हैं कि वो बहुत ही क्राफ्टी, यानी कि वो कनिंग है, धूर्त है, चेहरे से ही लग रहा है कि धूर्त है, बहुत ही चेहरे से लग रहा है बदमाश है बहुत। पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ अ फॉक्स, और इसके चेहरे पे जो एक्सप्रेशंस है, फेशियल एक्सप्रेशंस है, वो एक फॉक्स के जैसे हैं, एक लोमड़ी की तरह लग रहा है भाई, ये चालाक लोमड़ी जो होती है ऐसी। There was about him aside from the gun nothing specially menacing। menacing मतलब होता है स्कैरी। इस अबाउट हिम, अब इसके बारे में बताया गया कि असाइड फ्रॉम द गन, गन को अगर छोड़ दें, असाइड फ्रॉम द गन मतलब लीविंग द गन, गन को अगर हम छोड़ दें तो देयर वाज अबाउट हिम नथिंग स्पेशली मेनेसिंग, इसके बारे में कुछ भी डरावना नहीं था। मतलब ये बंदा खतरनाक नहीं लग रहा था, चालाक लोमड़ी लग रहा था लेकिन खतरनाक नहीं लगता था, बस बल जो गन थी इसके हाथ में वो खतरनाक लग रही थी।
द रिपोर्ट ही मरमर्ड। अब मैक्स बोलता है कुछ, मैक्स बोलता है द रिपोर्ट ही मरमर्ड। मरमर्ड मतलब स्पोक सॉफ्टली, दबी आवाज में मैक्स बोलता है द रिपोर्ट that is being brought to you tonight concerning some new missiles, I thought I would take it from you. It will be safer in my hands than in yours. बोलता है मैक्स अब वो रिपोर्ट जो कि आज तुम्हारे पास लाई जा रही है आज रात को, जो कि कुछ नई मिसाइल्स के बारे में है। किस चीज के बारे में है रिपोर्ट? कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, कुछ नई मिसाइल्स के बारे में है। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मुझे लगा मैं तुमसे वो ले लूंगा। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स, तुम्हारे हाथों से ज्यादा सेफ वो मेरे हाथ में होगी। ऐसा बोलता है बंदूक ताने हुए मैक्स ऑसिबल को। This is the second time in a month that somebody has got into my room through that nuisance of a balcony. Fowler's eyes went to the single window of the room. It was an ordinary window against which now the night was pressing blackly. Oh sorry, एक चीज छोटी सी होगी, मिस होगी, ये वाला। ऑसिबल मूव टू एन आर्म चेयर। अब क्या होता है, जैसे ही मैक्स ने बोला ना कि वो रिपोर्ट में ले लूंगा, तो ऑसिबल मूव टू एन आर्म चेयर। ऑसिबल वहां पर एक आर्म चेयर रखी हुई थी, उसकी तरफ गया एंड सैट डाउन हेविली, और उस पर बैठ गया, है ना, आराम से बैठ गया उस पे। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम। रेज द डेविल का मतलब होता है कंप्लेन लाउडली, शोर शराबे के साथ शिकायत करना। अब उस पे बैठते ही बड़े आराम से बैठ गया, इतनी बात सुनने के बावजूद भी। अच्छा बाय द वे, इस इमेज में मैक्स ने बंदूक नहीं टानी हुई, लेकिन बंदूक लगातार तनी रहती है, ऐसा मान लो आप, ठीक है। अब ये क्या करता है, इस दौरान आराम से जाके बैठता है कुर्सी पे, चिल बंदा है बिल्कुल। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम बोलता है, और इस बार तो मैं मैनेजमेंट के साथ, इस होटल की मैनेजमेंट के साथ बहुत खतरनाक तरीके से शिकायत करने वाला हूं, बहुत तेज लाउडली शोर मचा के शिकायत करूंगा। एंड यू कैन बेट ऑन इट, ही सेड ग्रिमली। और बोलता है तुम इस बात पे शर्त लगा सकते हो, मतलब ये काम मैं पक्का करूंगा। ग्रिमली मतलब सीरियसली। और ये बात बोलता है ये बैठने के बाद ऑसिबल बिल्कुल सीरियसली कि देखो यार, मैं इस बार शिकायत करने वाला हूं मैनेजमेंट से। किस बात के बारे में? This is the second time in a month that somebody has gotten into my room through that nuisance of a balcony. ये दूसरी बार है इस महीने में कि कोई somebody has got into my room, कि मेरे कमरे में कोई आ गया है through that nuisance of a balcony, इस irritating balcony से। एक बालकनी की तरफ इशारा करके बोलता है वो कि यार ये दूसरी बार है कि इस बालकनी से कोई मेरे रूम में घुस गया है यार। फाउलर्स आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम। अब फाउलर की आंखें जब जैसे इसने बोला वो इकलौती विंडो थी इस रूम में, उसकी तरफ गई। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, बड़ी साधारण सी विंडो लग रही थी। अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, और उस विंडो के अगेंस्ट अब अंधेरा दिख रहा था, है ना, इट वॉज डार्क मान लो बस। नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली का मतलब है कि उस विंडो के पीछे बस अंधेरा सा दिख रहा था बस, ठीक है। बालकनी, मैक्स सेड, मैक्स बोलता है बालकनी विद राइजिंग इन्फ्लेक्शन। राइजिंग इन्फ्लेक्शन मतलब राइजिंग टोन, ऊंची टोन में बोलता है बालकनी। नो, अ पास की। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन। पास की मतलब होता है डुप्लीकेट की या मास्टर की मान लो सिंपली। बोलता है बालकनी नहीं, नो पास की, मैं तो एक पास की मास्टर की के थ्रू आया हूं, डुप्लीकेट की का जुगाड़ किया मैंने, उसके थ्रू में आया हूं। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, मुझे तो पता नहीं था बालकनी के बारे में। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन। हैड आई नोन का मतलब होता है अगर मुझे पता होता, इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल, मेरी तो थोड़ी मेहनत बच जाती, थोड़ा ट्रबल बच जाता मेरा, है ना। बालकनी में से मैं घुस जाता, चाबी जुगाड़ करने में ज्यादा मेहनत लगी मेरी। इट्स नॉट माई बालकनी, ऑसिबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन। अब ऑसिबल फिर से बोलता है, बड़ी इरिटेटिंग वॉइस में बोलता है, इट्स नॉट माई बालकनी, ये मेरे कमरे की बालकनी है भी नहीं। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये जो बालकनी है ये तो बराबर वाले अपार्टमेंट की, जो मेरा रूम है उसके बराबर में जो अपार्टमेंट है उसकी बालकनी है ये। ही ग्लांस्ड एक्सप्लेनेटोरीली एट फाउलर, और वो ग्लांस करना मतलब टू सी ब्रीफली, बहुत ही कम समय के लिए एक तरह से देखना किसी की तरफ। एक्सप्लेनेटरी मतलब इन a way of explanation। ये बात बोल के कि यार ये तो मेरे कमरे की बालकनी है भी नहीं, ये तो नेक्स्ट बार अपार्टमेंट की बालकनी है, वो एकदम से देखने लगता है फाउलर की तरफ। फाउलर की तरफ देखता है, मैक्स की तरफ नहीं देखता, फाउलर की तरफ देखता है कि यार मेरे कमरे की है भी नहीं यार, ये बराबर वाले अपार्टमेंट की है। You see, he said, this room used to be part of a large unit and the next room through that row there used to be the living room। अब वो क्या बोलता है, वो ये समझाता है कि देखो असल में ऐसा था कि ये मेरा रूम है एक, मान लो ये ऑसिबल का रूम है, ठीक है।
यू सी दिस रूम यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट, एक बड़ी सी यूनिट मान लो, एक बड़ा सा कमरा मान लो। ये बोलता है कि जो मेरा कमरा था ना, एक बड़े से कमरे का हिस्सा था, एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर देयर यूज्ड टू बी द लिविंग रूम, और जो नेक्स्ट रूम है ना यहां पर, वो लिविंग रूम है। ठीक है, थ्रू दैट डोर मतलब ऐसा मान लो कि इनके बीच में एक दरवाजा भी है छोटा सा। ठीक है, बोलता है ये असल में रूम जो है ना मेरा, वो एक बड़ी यूनिट का हिस्सा था, और इस दरवाजे के थ्रू बराबर में जो लिविंग रूम है उसमें जाया जा सकता था। मतलब ऐसा मान लो कि एक बड़ा सा रूम था, अब उसको दो हिस्से में डिवाइड कर दिया गया, एक ऑसेबल का रूम है और एक बराबर वाला लिविंग रूम है। ठीक है, इट हैड द बालकनी, और ये जो बराबर वाला है ना लिविंग रूम, इसके अंदर बालकनी थी, इस बराबर वाले रूम के नीचे बालकनी थी, जो कि थोड़ी सी इसके रूम तक भी आ रही थी। ठीक है, इट हैड द बालकनी विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ, इसकी जो बालकनी थी बराबर वाले रूम की, वो मेरे रूम की ऑसेबल के रूम तक थोड़ी सी एक्सटेंड करती है, पूरी नहीं, थोड़ी सी स्ट्रेच करती है वहां तक। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन। गेट ऑन टू इट मतलब एंटर, तुम इसमें एंटर कर सकते हो बालकनी में, फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन। 2 doors डाउन मतलब 2 रूम आगे जो रूम है ना, वहां से तुम इसके अंदर घुस सकते हो। एंड somebody did, और कोई घुस भी गया। लास्ट मंथ द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ बट दे हैवंट। ब्लॉक इट ऑफ मतलब क्लोज, और मैनेजमेंट ने मुझे प्रॉमिस भी किया था कि हम इसको बंद करवा देंगे बालकनी को, इस रूम को, लेकिन नहीं करवाया अभी तक। दे हैवंट, नहीं करवाया उन्होंने। ठीक है, मैक्स ग्लांस्ड एट फाउलर। अब मैक्स क्या करता है, फाउलर की तरफ ग्लांस करता है। मैक्स कौन, वो जो बंदूक ताने खड़ा है, पॉसिबल बैठा है, बराबर में फाउलर खड़ा है। मैक्स अब देखता है उस बंदे की तरफ जो राइटर आया हुआ है ना, उसकी तरफ एक बारी ग्लांस करता है। ग्लांस मतलब बहुत ही ब्रीफ टाइम के लिए देखता है। हु वाज स्टैंडिंग स्टिफली, जो कि बड़ी सख्ती के साथ खड़ा था, है ना, बड़े टाइटली खड़ा था, बिल्कुल एकदम सीधा। उसको थोड़ी पता है कि यहां बंदूक या ये सब हो जाएगा, वो तो डरा हुआ खड़ा है बिल्कुल सख्ती के साथ एक रूम के कोने में। नॉट फार फ्रॉम ऑसेबल, ज्यादा दूर नहीं ऑसेबल से, ऑसेबल जहां बैठा था उसके बराबर में। ही एंड वेव्ड द गन विद अ कमांडिंग जेस्चर, और उसने क्या करा, वेव किया गन को ऐसे कमांडिंग जेस्चर के साथ। कमांडिंग जेस्चर मतलब होता है इशारा, वेव मतलब होता है लहराना, बंदूक को शेक करना, एक तरह से लहराना, ऐसा मान लो। ठीक है, कमांडिंग मतलब ऑर्डरिंग वे में। उसने, मैक्स ने अब फाउलर की तरफ देखा और उसकी तरफ बंदूक लहराई, ऐसे ऐसे इशारा किया उसको। ठीक है, वेव द गन विद अ कमांडिंग जेस्चर, कमांडिंग जेस्चर के साथ, इशारे के साथ बंदूक को वेव किया, और क्या बोला, प्लीज सिट डाउन, ही सेड, उसने बोला बैठ जाओ प्लीज, वी हैव अ वेट फॉर हाफ एन आवर, आई थिंक, मुझे लगता है हमें आधा घंटे का इंतजार करना पड़ेगा अभी। 31 minutes, ऑसेबल सेड मूडीली। मूडीली मतलब होता है थोड़े एंग्रीली, या एक ऐसी टोन में जो कि आपको दिखाए कि आप थोड़े से तो गुस्से से में हो। एकदम जो बराबर में बैठा है ना ऑसेबल, उसने बोला इस बात पे, जैसी मैक्स ने बोला ना कि 30 मिनट्स वेट करना है, तो ऑसेबल ने क्या बोला, 31 मिनट्स, 31 मिनट वेट करना है हमको, 30 नहीं 31, बैठे हुए। सोचो क्या आदमी है यार ये, बिल्कुल डर नहीं लग रहा है इसको। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30, जो अपॉइंटमेंट थी वो 12:30 की थी। आपको याद है चैप्टर की स्टार्टिंग में इसको एक कॉल आता है रूम में अपॉइंटमेंट के लिए, ये वही अपॉइंटमेंट की बात हो रही है। बोलता है जो अपॉइंटमेंट थी वो 12:30 की थी, अभी हमें 31 मिनट वेट करना है। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्नड अबाउट द रिपोर्ट मैक्स, और अब ये बात करने लगता है मैक्स से, बोलता है यार मुझे काश पता होता तुझे कैसे बता रिपोर्ट के बारे में, क्या सोर्सेज हैं तेरे। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड इविली, छोटा सा स्पाई एकदम से इविली स्माइल करने लगा। इविली मतलब इन एन इविल मैनर, है ना ऐसे जो सामने वाला बंदा है ना मैक्स, एकदम स्माइल करने लगा। क्या बोलता है, एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट, और काश हमें पता होता कि तुम लोगों को रिपोर्ट मिली कैसी, तुम्हारे लोगों को रिपोर्ट मिली कैसे। बट नो हार्म हैज बीन डन, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ है। आई विल गेट इट बैक टुनाइट, आज इस रिपोर्ट को मैं वापस ले लूंगा। व्हाट इज दैट, हु इज एट द डोर, एकदम से कुछ होता है, अगला स्टोरी में ट्विस्ट आता है कुछ। क्या, व्हाट इज दैट, क्या है ये, हु इज एट द डोर, दरवाजे पे कौन है। फाउलर जंप्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, फाउलर एकदम से जंप कर गया, एकदम से घबरा के, क्योंकि दरवाजे पे एक ऐसे नॉक हुई। फाउलर जंप्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, एकदम से दरवाजे पे एक नॉक करने की आवाज आई। ऑसेबल जस्ट स्माइल्ड, ऑसेबल बस स्माइल करता रहा, बेचारा फाउलर तो कूद गया एकदम डर से कि अब क्या हो गया यार, बंदूक खड़ा, ताने खड़ा हुआ एक बंदा सामने, दरवाजे पे भी कोई आ गया। ठीक है, फाउलर आराम से स्माइल कर रहा है, बस कुछ है जो कि इसके प्लान के तहत हो रहा है शायद। दैट विल बी द पुलिस, ही सेड, और बोलता है ये तो पुलिस है। फाउलर बैठे बैठे बोलता है आराम से कि वो पुलिस है। I thought that such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection. बोलता है मुझे लगा था कि जितना इंपॉर्टेंट पेपर जैसे मेरे पास है
उसके लिए वी आर वेटिंग फॉर, जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, शुड हैव लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, उसके लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होनी चाहिए. आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वाज ऑल राइट. इसलिए मैंने उनको बोला था कि मेरे पर आकर एक बार चेक कर ले. चेक ऑन मी का मतलब होता है वेरीफाई इफ एवरीथिंग इज ओके. ऑसवेल बोलता है कि मैंने पुलिस वालों को एक बारी बोल दिया था, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर आ रहा था आज मेरे पास, तो मैंने उनको बोल दिया था कि एक बारी आके चेक कर ले जरा सब कुछ ठीक है क्या. मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली. अब मैक्स को लगा यार पुलिस आ गई घर बाहर, यार मेरा प्लान चौपट हो गया पूरा. ही बिट हिज लिप नर्वसली. वो अपने होठों को नर्वसली ऐसे करने लगा, ऐसे टेंशन नहीं करते लोग ऐसे. द नॉकिंग वॉज रिपीटेड. फिर से नॉक हुआ, ऐसे हुआ, फिर से दरवाजा बजा. What will you do now, Max? Oswald asked. Oswald पूछता है अब क्या करोगे Max? If I do not answer the door, they will enter anyway. अगर मैंने दरवाजा नहीं खोला तो वो घुस जाएंगे anyway. The door is unlocked. दरवाजा तो खुला ही हुआ है. And they will not hesitate to shoot. और अगर वो अंदर आए तो वो तो इसी काम के लिए आ रहे हैं, वो हेजिटेट नहीं करेंगे शूट करने के लिए. एक बारी में घुसेंगे अंदर, देखेंगे कुछ गड़बड़ है, तुरंत शूट कर देंगे तुमको. Max's face was black with anger as he backed swiftly towards the window. Swiftly मतलब quickly. अब इस पॉइंट पे मैक्स का चेहरा जो है ना वो काला पड़ गया गुस्से से. काला पड़ गया मतलब बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया. ब्लैक विद एंगर का मतलब होता है एक्सट्रीम इरिटेशन. बिल्कुल गुस्सा है वो. एज ही बैक स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो. और वो इसी दौरान विंडो की तरफ मुड़ रहा है, थोड़ा बैक जा रहा है विंडो की तरफ. क्यों गुस्सा हो रहा है वो इतना? उसको लगा यार हाथ तो आया पर मुंह नहीं लगा. मतलब रिपोर्ट को लगभग ले लिया था मैंने, लेकिन पुलिस आ गई यार गलत टाइम पे. ही स्वंग अ लेग ओवर द सिल. स्वंग मतलब मूव. उसने क्या करा, अपना एक पैर ऐसे स्विंग किया ओवर द सिल. सिल मतलब होता है विंडो फ्रेम. जो ये पार्ट होता है ना, ये पार्ट, ये जो पार्ट होता है विंडो का, जिसपे विंडो टिकी होती है, उसको बोलते हैं सिल. ठीक है, तो इसने सिल के ऊपर अपना पैर लहराया एक. सेंड दम अवे ही वार्नड. और वार्निंग दी उसने ऑसिबल को, ये बोला उनको भेज दो. सेंड दम अवे, पुलिस वालों को भेज दो. आई विल वेट ऑन द बालकनी. सेंड दम अवे और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस. टेक माई चांसेस मतलब टेक द रिस्क. क्या बोलता है अब ये बोलता है कि उनको भेज देना, तुम कमरे में उनको आने दो, गेट बजा रहे हो तो, लेकिन उनको भेज देना. आई विल वेट ऑन द बालकनी. मैं बालकनी पे वेट कर रहा हूं. सेंड दम अवे और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस. तुम उनको भेज देना, नहीं तो मैं क्या करूंगा, मैं वापस आ जाऊंगा. आई विल शूट, मैं गोली मार दूंगा. आई विल टेक माई चांसेस. जो रिस्क होगा देखा जाएगा. आई विल टेक माई चांसेस का मतलब है मैं रिस्क लूंगा भाई, जो होगा देखा जाएगा. ठीक है. The knocking at the door became louder and a voice was raised. Mr. Oswald, Mr. Oswald. अब जो दरवाजे पे नॉकिंग थी वो और बढ़ी, और तेज आवाज आने लगी, और इस बार तो एक आवाज भी लगी बाहर से. मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल. 2 बार आवाज दी किसी ने भाई. कोई डाउट ही नहीं था इस बार तो पक्का कोई तो है बाहर. Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest, the man at the window grasped the frame with his free hand to support himself. अब इसने क्या किया, कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड, अपनी बॉडी को इसने बेंट ही रखा. ये पहले ऐसे खड़ा हुआ था, अब ये पीछे गया विंडो की तरफ. विंडो पे एक पैर ऐसे पीछे कर लिया था इसने अपनी. अभी भी इसकी बॉडी ट्विस्टेड है ताकि जो लोग हैं रूम में उनकी तरफ बंदूक तनी रहे. एक पैर उसने दूसरी तरफ रखा. एंड हिज गेस्ट द मैन एट द विंडो ग्रास्प्ड द फ्रेम. इसने फ्रेम को पकड़ा. ग्रास्प मतलब ग्रिप करना, पकड़ना. इसने जो विंडो का फ्रेम है उसको ऐसे पकड़ा हाथ से. विद हिज फ्री हैंड, अपने फ्री हैंड से, जिसमें बंदूक थी उससे नहीं, जो दूसरा हाथ है उससे पकड़ा ऐसे विंडो को, टू सपोर्ट हिमसेल्फ, अपने आप को सपोर्ट करने के लिए. देन ही स्वंग हिज अदर लेग अप एंड ओवर द विंडो सिल. फिर इसने अपना दूसरा पैर ऐसे स्विंग किया अप एंड अबव द विंडो सिल, विंडो सिल के ऊपर बाहर जाने के लिए. बंदूक अभी भी तनी हुई है. द डोर नॉब टर्न्ड. इतने में ही दरवाजे पे जो डोर नॉब था वो मुड़ा. डोर नॉब मतलब जिससे दरवाजा खुलता है, वो गोल सा लट्टू जो होता है. दरवाजा खुला. Swiftly, Max pushed with his left hand and to free himself from the sill and dropped to the balcony. Swiftly मतलब quickly, Max ने फटाफट से अपना जो लेफ्ट हैंड है उसको पुश किया अपने आप को फ्री करने के लिए सिल के ऊपर से, और कूद गया बालकनी में. And then as he dropped, और जैसे ही वो कूदा, as he dropped मतलब as he jumped, he screamed. Screamed मतलब shout, चिल्लाया एक बार ये. He screamed once shrilly. Shrilly मतलब high pitched sound. जैसे ही ये गिरा, जैसे ही ये कूदा, एक श्रिल साउंड में एकदम से चिल्लाया. ये आवाज आई एक चिल्लाने की. ठीक है, कूद गया ये बालकनी पे.
द डोर ओपन एंड अ वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे। दरवाजा खुला और सरप्राइजिंगली कोई पुलिस वाला नहीं था वहां पर। द डोर ओपन एंड अ वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, अ बॉटल एंड टू ग्लासेस। कौन था? एक वेटर था जिसके हाथ में एक ट्रे थी, एक बॉटल थी और दो ग्लासेस थी, जैसा आप इमेज में देख रहे हो। Here is the drink you ordered for when you returned, he said, and set the tray on the table, deftly uncorked the bottle and left the room. Deftly मतलब skillfully. नीटली भी बोल सकते हो। अब क्या हुआ? इस ये आके बोलता है एकदम से वेटर्स, हियर इज द ड्रिंक दैट यू ऑर्डर्ड व्हेन यू रिटर्न। जब आप लौटे थे सर तो आपने एक ड्रिंक ऑर्डर करी थी, ये रही वो ड्रिंक। एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, इसने पूरी ट्रे टेबल पे रखी। डेफ्टली अनकॉक द बॉटल, इसने बड़े स्किलफुली बड़े सलीके से बॉटल को खोला। एंड लेफ्ट द रूम, और फिर ये चला गया रूम छोड़ के। गॉश। व्हाइट फेसेड फाउलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम। व्हाइट फेसेड मतलब बिल्कुल कंप्लीटली स्कैर्ड, डरा हुआ, सफेद पड़ गया इसका चेहरा फाउलर का एकदम से, डर के मारे कि पुलिस तो है नहीं। ही फाउलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम, फाउलर उसके घूरता रहा उसको जाते हुए बाहर। बट ही स्टैमर्ड, बट ऐसे घबरा रहा है वो। स्टैमर करना मतलब हकलाना, हकलाता है वो एकदम से, हकलाते हुए बोलता है, बट द पुलिस, पुलिस का है। देयर वर नो पुलिस। ऑसिबल बोलता है देयर वर नो पुलिस, बड़ी शांति के साथ। ऑसिबल बोलता है देयर वर नो पुलिस। ऑसिबल साइड, साइड मतलब होता है एक्सेल डीपली, एक गहरी सी सांस ली उसने, ऐसे बोलता है देयर वर नो पुलिस, पुलिस तो थी नहीं। ओनली हेनरी हुम आई वाज एक्सपेक्टिंग, सिर्फ हेनरी था ये तो वेटर जिसको मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा था, जो कि आने वाला था। बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी। फाउलर शुरू ही करा था और बोलता है वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, वो जो आदमी है बाहर बालकनी पे वो आ नहीं जाएगा क्या यार, वो पुलिस का है यार, घबराते हुए। नो सेड ऑसिबल, ऑसिबल बिल्कुल शांति से बोलता है ही वॉन्ट रिटर्न, वो नहीं लौटेगा। यू सी माई यंग फ्रेंड, मेरे नौजवान दोस्त, देर इज नो बालकनी। ऑसिबल बोलता है मेरे नौजवान दोस्त वो नहीं आएगा क्योंकि बालकनी कोई भी है ही नहीं। विद दैट वी रीच एन एंड ऑफ द लेसन। Yes, folks. मतलब समझ में आ गया तुम लोगों को क्या हुआ है मैक्स के साथ? हमारे ऑसिबल भाई ने, जो कि आपको बिल्कुल भी एक सीक्रेट एजेंट की तरह नहीं लग रहे थे, उन्होंने एक कहानी, एक गेम कर दिया है बहुत तगड़ा। गेम क्या किया है? दैट उन्होंने एक बंदे को जो कि अपोजिट सीक्रेट एजेंट था, उसको ये कन्विंस कर दिया कि यहां विंडो के साथ एक बालकनी है, वो उस पर कूदा। एंड दैट गाय जंप टू हिज डेथ, वो सीधा 6 मंजिल से नीचे कूद गया टू हिज डेथ। फ्रैंक हो गया मैक्स के साथ। RIP। समझ में आ गया आप लोगों को? यस, मैक्स जंप्ड, सीधा नीचे गिर गया बेचारा, उसको पता भी नहीं चला। वो तो उसको तो लग रहा हूं मैं बालकनी पे कूदा हूं। वो आवाज आई थी याद है, श्रिल साउंड में चिल्लाया था एक बारी, वो सीधा नीचे गिरने पे आई थी उसके। यस, समझ में आया? और बच्चा पार्टी, मैंने आप लोगों को एक भी बार बीच में ब्रेक नहीं दिया स्टोरी के। क्यों? क्योंकि स्टोरी के एंड में एक ऐसा सस्पेंस था कि अगर कोई भी एक बच्चा बीच में रिवील कर देता उसको, तो पूरी स्टोरी वेस्ट है पढ़ना। स्टोरी का मजा ही तब है जब आप स्टोरी के एंड में पता ही ना हो आपको जाते जाते स्टोरी के एंड तक कि बालकनी तो है ही नहीं। ठीक है, और मैंने मौका दिया नहीं इसलिए किसी को कि कहीं बीच में कोई शरारती बच्चा हो और रिवील ना कर दे वो। आई बात समझ में? यस, ही इज ब्लाइंड। वॉज इट फन? मजा आया स्टोरी में? बताओ मुझे एक बारी, मजा आया? फन? कहानी कैसी थी भाई ये बताओ। एंड दोस्त जो पहली बार पढ़ रहे होंगे, जिन्होंने पहली बार पढ़ ली होगी ये पहले से, उनको शायद क्योंकि सस्पेंस पता है तो उनको मजा नहीं आया होगा। बट मुझे एक बार बताओ, हाउ वाज इट? स्टोरी कैसी थी भाई? मजा आया आप लोगों को? रेस्ट इन पीस। मैक्स भाई तो रेस्ट इन पीस कर चुके हैं एक तरह से, ऐसा हो गया उनके साथ।
यस, इंटरेस्टिंग। क्या क्रिएशन है देख रहे हो आप राइटर की। सलाम बनता है भाई राइटर को। बिल्कुल छोटी सी स्टोरी है, क्रिस्प स्टोरी है, लगभग 20 मिनट में आप आराम से अकेले पढ़ सकते हो। अगर मैं मीनिंग नहीं बताता तो आराम से 15 मिनट में कवर हो सकती है स्टोरी। 15 मिनट की स्टोरी में एक ऐसा माहौल बना दिया है कि आप एंड तक स्टोरी पढ़ोगे और स्टोरी के एंड में एक ऐसा ट्विस्ट है जो कि पूरी कहानी को बदल देता है भाई। यस, है ना मजेदार। क्वाइट फन है ना, मजेदार है, मजेदार है, मजेदार है कहानी वो। 98% ऑफ यू एंजॉयड इट। वाह, बहुत बढ़िया। चलो, तो स्टोरी आप लोगों ने पढ़ ली, एंडिंग भी आपको मजेदार आया। मुझे एक बार ये बता दो कि स्टोरी से क्या सीखे आप। व्हाट इज द लर्निंग दैट यू ड्रॉ आउट ऑफ द स्टोरी, बताइए। बताओ भाई, बताओ बताओ क्या सीखे आप स्टोरी से, फटाफट से बताओ। वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स। यस सर, यस सर, यस सर। सैड फॉर हिम सर, बहुत बुरा लग रहा है मैक्स के लिए। उड़ता हुआ गया है छठी फ्लोर से नीचा, सीधा नीचे। मार दिया। स्मार्टनेस। क्या सीखे आप? प्रेजेंस ऑफ माइंड, कामनेस, वाह क्या बात है। बिलीव इन योर सेल्फ, डू नॉट पैनिक, वाह। ये सारी चीजें बिल्कुल वैलिड है। मैंने आपको स्टोरी की स्टार्टिंग में एक बात बोली थी आज, क्या? विजडम इज बेटर देन द वेपन्स ऑफ वॉर। समझदारी, बुद्धिमता जो वॉर के वेपन्स होते हैं ना, उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक होती है। स्टोरी से समझ गए होंगे आप, बिल्कुल एग्जैक्टली स्टोरी ये बात रिवील करती है कि अगर, सबसे पहला लेसन जो आप सब बोल रहे हो बिल्कुल, हाँ, किसी पर भरोसा ना करो, बी काम, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है भाई, और सिर्फ यहां पर एक मैक्स या ऑसिबल की स्टोरी के लिए वैलिड नहीं है, इन जनरल हमारी लाइफ में भी एप्लीकेबल है। क्या? सबसे इंपॉर्टेंट बात, कभी भी अगर खतरा या प्रॉब्लम हो तो डोंट पैनिक। पैनिक ना करें, क्योंकि वही नेचुरल रिएक्शन होता है। बी काम इन द फेस ऑफ डेंजर। पहले तो शांत रहना सीखो। अगर मुश्किल परिस्थिति आए तो शांत रहना सीखो, बिल्कुल, क्योंकि शांत रहोगे तो ही आपका दिमाग अच्छे से फंक्शन करके बेस्ट डिसीजन ले पाएगा। तो सबसे पहली चीज, स्पेशली इन द फेस ऑफ डेंजर, जब दिक्कत हो, सिचुएशन ऐसी पड़े और उस वक्त ही सबसे ज्यादा पैनिक करता है इंसान, उसी पॉइंट पे बिल्कुल शांत रहना है, अपने दिमाग को बिल्कुल अवेयर, एक्टिव रखना है। ठीक है, पहली चीज तो ये सीखते हैं आप। और क्या सीखते हैं? डू नॉट ट्रस्ट। बिल्कुल सही बात है, ये भी लिख लो। डोंट ट्रस्ट विदाउट वेरीफाइंग। वेरीफाई करे बिना भरोसा ना करें। ठीक है, आज का जमाना नहीं है भरोसा करने का। अगर आप लोगों को किसी पे भरोसा करना भी है तो एक बारी चेक कर लो। और ये मैक्स भी सिर्फ एक बारी चेक कर लेता, हालांकि इसका मौका लगा नहीं चेक करने का। एक बारी अगर चेक कर लेता कि विंडो के पीछे बालकनी है भी कि नहीं, तो बच जाता। काहे का एजेंट है अगर इतना चेक नहीं कर पाया तो, है ना? ठीक है, डोंट बी ब्लाइंड, किसी पे भरोसा ना करें, डोंट पैनिक। सही बात है। और कुछ एक चीज और सीखते हो आप बहुत स्ट्रांगली, जो कैरेक्टर है पूरा ऑसिबल, उससे सीखते हो। क्या सीखते हो बता दो ये भी। पेशेंस, डोंट जज। हाँ, बिल्कुल सही बात है। बी स्मार्ट, बी स्मार्ट, बिल्कुल 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 बिल्कुल। डोंट जज। समरी दूंगा भी, समरी चिंता ना करो। सीखते क्या आप स्टोरी से? एक और जो कि आप सीखते हो स्पेशली फ्रॉम द कैरेक्टर ऑफ ऑसिबल, और स्टोरी के थ्रू पूरा जो राइटर ने स्टोरी लिखी है, ये बड़े दिमाग से लिखी है। ऑसिबल को जान के एक बहुत ही फैट सा, बैडली ड्रेस्ड, एक एक्सेंट वाला एजेंट बनाया। एक ऐसा एजेंट बनाया जो कि टिपिकल इमेज जो है होती है ना एक स्पाई की, उससे बिल्कुल मैच नहीं करता, राइट? एंड देन उसने स्टोरी के एंड में ऐसा करा दिया कुछ ऑसिबल से। तो सीखते आप ये हैं कि आप कभी भी किसी इंसान को अपीयरेंस के बेस पे जज ना करो। अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव। हम लोग अक्सर अपीयरेंसेस के ऊपर जज करते हैं लोगों को। अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव, ध्यान रखिएगा ये बात। नजरें धोखा दे सकती हैं, मतलब आपने कोई चीज देखी हो और आपकी जो जजमेंट है अपीयरेंसेस के बेस पे, वो डिसेप्टिव हो सकती है, धोखा दे सकती है आपको। ठीक है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर बोला जाता है ना, ये सही बात है भाई। बहुत सोच समझ के किसी ने बोली है, और ऐसी नहीं बोली है। अपना दिमाग इस्तेमाल करो। अब मुझे कुछ क्वेश्चंस के जवाब दे देना बच्चा पार्टी। क्या क्वेश्चंस हैं एक बार बताता हूं। बाय द वे, इस स्टोरी के जो नोट्स हैं वो मैंने यहां पर अटैच कर दिए, आप लोग यहां से रेफरेंस ले सकते हो उनका, और आप आराम से रिवाइज कर सकते हो उनको। ठीक है, शॉर्ट समरी भी अटैच कर दिया। डिफिकल्ट वर्ड्स ये रहे जो मैंने ऑलरेडी लिख दिए हैं वैसे, बट यहां पर लिख दिए हैं वो भी। विद दैट हम पहुंचते हैं, चलो हमारे कुछ क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस देखते हैं, चलिए एमसीक्यूज। रीड द लाइन, आपको दिया गया, यू आर डिसइल्यूजन्ड, ऑसिबल टोल्ड हिम, व्हाई वाज फाउलर डिसइल्यूजन्ड। फाउलर डिसइल्यूजन्ड क्यों था, ये आपको बताना है, बताइए।
एमसीक्यूज करते हैं, चलिए कुछ, ठीक है। शॉर्ट समरी की नोट सब अटैच कर दिए यार, इसमें चिंता क्यों कर रहे हो तुम लोग। He found Ossible too dangerous. He expected a thrilling spy adventure but found Ossible ordinary. He did not want to meet a secret agent. He was afraid of Max from the beginning. बताइए बताइए, इजी है बिल्कुल, मुझे लगता है बहुत ही इजी सा, आप आराम से इसका आंसर दे पा रहे होगे। यू आर डिसइल्यूशन्ड ऑसिबल टोल्ड हिम, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं बेसिकली। थोड़ा सा और बड़ा एक्सट्रैक्ट आ जाएगा, मैंने तो एक सिंगल लाइन का रखा है जान के, बट बड़ा एक्सट्रैक्ट आ जाएगा, उसके बेसिस पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ही एक्सपेक्टेड अ थ्रिलिंग स्पाई एडवेंचर, उसको उम्मीद ये थी कि एक बड़ा मजेदार सा थ्रिलिंग रोमांचक स्पाई का एडवेंचर देखने को मिलेगा, जासूस के साथ रहने को मिलेगा, बट फाउंड ऑसिबल ऑर्डिनरी, लेकिन उसको तो ऑसिबल जो मिला बहुत ही साधारण सा दिखा उसको ऑसिबल, ठीक है। नेक्स्ट, What did Max want from Ossible? Ossible से क्या चाहता था मैक्स? बड़ा सिंपल सा आंसर, आप ऐसे ही बता दोगे आराम से इसको। मैक्स की क्या इच्छा थी Ossible से, क्या चाहता था वो? A. A secret report about missiles. B. A bottle of wine. C. A hotel key. D. A letter from Fowler. इजी पीजी है ये तो, हाँ बहुत इजी है। ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे अभी, चिंता ना करो तुम लोग को लग रहा है ना इजी इजी क्वेश्चन दूर, नहीं 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 अभी रुको। ये तो इजी है। करेक्ट आंसर क्या है बच्चा पार्टी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 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 सही है, ए। अ सीक्रेट रिपोर्ट अबाउट मिसाइल्स, उसकी इच्छा ये थी कि एक सीक्रेट रिपोर्ट जो है मिसाइल से जुड़ी वो मुझे मिल जाए, जो कि आज ऑसिबल के पास 12:30 बजे आने वाली थी, है ना, वही अपॉइंटमेंट थी। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। मैंने पहले ही बता दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी 100% रिस्पॉन्स नहीं आएगा, मैं श्योर हूं। क्या करते हो तुम लोग यार, 87% ही आया देखो। चलो एनीवे, अब आपके सामने दो स्टेटमेंट है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, ये एग्जाम में आता है ऐसा। असर्शन दिया हुआ है एक आपको, एक असर्शन का मतलब समझो बस एक नॉर्मल स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है असर्शन में, ठीक है। फिर उसके बाद आपको एक रीजन दिया हुआ है, ये यहां तक, यहां से और ये, ठीक है। इसके बेसिस पे आपको चार ऑप्शन में से पिक करना है। देखो क्वेश्चन, पहला असर्शन क्या है? ऑसिबल रिमेन्ड काम इवन आफ्टर सीइंग मैक्स विद अ पिस्टल, ये नॉर्मल स्टेटमेंट है। इसका रीजन दिया हुआ है, ऑसिबल न्यू दैट फियर वुड मेक द सिचुएशन मोर डेंजरस, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वैलिड है, बताइए। ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। A is true but R is false. A is false but R is true. एक बारी क्वेश्चन करो, फिर मैं इसकी आपको बताता हूं किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। एक ट्रिक बता दूंगा छोटी सी, बहुत सिंपल सी ट्रिक है, बड़े इजीली कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस, और हमेशा आते हैं आपके एग्जाम में ऐसे सवाल। करेक्ट आंसर क्या है बच्चा पार्टी, बताता हूं, बट पहले इसको समझना, तरीका सीख लो उसको करने का। आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को जो एग्जाम में आएंगे ना, इनको असर्शन रीजन के लिए जो लिखे हैं उनको भूल जाओ एक सेकंड के लिए। आप ये मानो कि ये स्टेटमेंट 1 है, ये स्टेटमेंट 2 है, ठीक है। आप पहले ये देखो, ट्रू एंड फॉल्स तो करना आता होगा ना, आप पहले ये देखो कि क्या दोनों स्टेटमेंट सही है या गलत है। सबसे पहले स्टेटमेंट, ऑसिबल रिमेन्ड काम इवन आफ्टर सीइंग मैक्स विद अ पिस्टल, मैक्स को पिस्टल के साथ देखने के बावजूद ऑसिबल शांत रहा, स्टेटमेंट ट्रू है, ट्रू है जी। दूसरा देखो, ऑसिबल न्यू दैट फियर वुड मेक द सिचुएशन मोर डेंजरस, क्या यह बात सही है? हाँ बात तो सही है, ऑसिबल को पता था कि इस सिचुएशन में अगर डरा वो तो और खराब हो जाएगी सिचुएशन, ये बात भी ट्रू है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। अब आपको यह पता करना है बस कि ये जो दूसरी स्टेटमेंट है, क्या ये पहली स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करती है? क्या ये दूसरी स्टेटमेंट जो है ये पहली स्टेटमेंट के लिए बिकॉज बन सकती है? कैसे? ऑसिबल रिमेन्ड काम इवन आफ्टर सीइंग मैक्स विद अ पिस्टल बिकॉज, इस स्टेटमेंट की शुरुआत में अगर मैं बिकॉज लगा दूं, बिकॉज ऑसिबल न्यू दैट फियर वुड मेक द सिचुएशन मोर डेंजरस, तो क्या अभी भी ट्रू रहेगा? अगर हां, अगर ये दूसरी स्टेटमेंट इसको सही से एक्सप्लेन कर रही है, इसका रीजन है, तो बिकॉज के साथ भी स्टेटमेंट सही लगेगी आपको। अगर ऐसा है तो आप लोग ऑप्शन ए पिक कर दोगे सीधा, कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये बन जाएगा। अगर बिकॉज के बाद सही ना बैठे तो आप दूसरा ऑप्शन पिक कर लोगे, ये वाला, कि ए एंड आर ट्रू है लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और अगर ट्रू फॉल्स में ही गड़बड़ है, दोनों में से एक ट्रू एक फॉल्स है, तो आप इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन पिक करोगे, यानी कि करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए यहां पर। वाह यार, तुम लोग तो सही जवाब दे रहे हो, नियरली 86% ऑफ यू गॉट इट राइट यार।
ऑसिबल्स फिजिकल अपीयरेंस इज इंपॉर्टेंट इन द स्टोरी बिकॉज ऑसिबल की जो फिजिकल अपीयरेंस है वो स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? बाय द वे ये है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। इससे पिछले वाला जो क्वेश्चन आपने किया वो भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन था, एग्जाम में आते हैं ऐसे सवाल। ठीक है। ऑसिबल्स फिजिकल अपीयरेंस इज इंपॉर्टेंट इन द स्टोरी बिकॉज, ऑसिबल की फिजिकल अपीयरेंस स्टोरी में इंपॉर्टेंट क्यों है? यार एसी बंद हो गया शायद, एक बार ऑन कर दो प्लीज। हाँ, ए मेक्स हिम लुक मोर डेंजरस, क्रिएट्स अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन अपीयरेंस एंड इंटेलिजेंस। सी प्रूव्स दैट सीक्रेट एजेंट्स आर ऑलवेज वीक, मेक्स मैक्स ट्रस्ट हिम कंप्लीटली। उसकी अपीयरेंस इंपॉर्टेंट क्यों है? अपीयरेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑप्शन बी, इट क्रिएट्स अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन अपीयरेंस एंड इंटेलिजेंस। हम लोगों को भी बेवकूफ बना दिया उसकी अपीयरेंस ने। जब आपने देखा होगा स्टार्टिंग में ऑसिबल को, तो आपको भी कुछ खास उम्मीद नहीं होगी उससे, फाउलर की तरह। फाउलर लगा यार कहां आ गया मैं इसके पास, मोटे से आदमी के पास। आपको भी ऐसे लगा होगा कि यार ये क्या स्पाई है ना? बट उसने गेम कर दिया। है ना? नेक्स्ट, ऑसिबल स्टोरी अबाउट द बालकनी वाज कन्विंसिंग बिकॉज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये हर बारी पूछा जाता है। ऑसिबल की जो स्टोरी है बालकनी को लेके बहुत ही कन्विंसिंग है। क्यों कन्विंसिंग है स्टोरी? क्यों? ए, he gave detailed and actual explanations. B, Fowler supported his story. C, Max had already seen the balcony. And D, the waiter confirmed it. बताइए। Why? बताइए जी, बताइए। करेक्ट आंसर है बच्चा पार्टी ऑप्शन ए, ही गेव अ डिटेल्ड एंड नेचुरल एक्सप्लेनेशन। उसने एक बहुत ही डिटेल्ड और नेचुरल एक्सप्लेनेशन लगी। उसने जो बोला ना, ऐसा लगा कि हाँ ऐसे ही हुआ होगा, नेचुरल लगा, वो बहुत कुछ भी फैब्रिकेटेड सा नहीं लगा, नकली झूठा सा नहीं लगा, इसलिए भरोसा हो गया उसको। द स्टेटमेंट देयर इज नो बालकनी क्रिएट सरप्राइज बिकॉज, ये जो स्टेटमेंट है एंड में देयर इज नो बालकनी, ये एक सरप्राइजिंग सी स्टेटमेंट लगती है आखिर में, बड़ा ट्विस्ट आया था ना एकदम से। क्यों क्यों सरप्राइजिंग लगती है ये बात स्टोरी के एंड में? ऑप्शन ए, फाउलर ऑलरेडी न्यू द ट्रूथ, फाउलर को तो पहले ही पता था। पी, मैक्स हैड एस्केप्ड सेफली, मैक्स सेफली एस्केप कर गया था इसलिए। सी, ऑसिबल्स एंटायर प्लान इज रिवील्ड सडनली, एकदम से ऑसिबल का पूरा प्लान रिवील हो जाता है जैसे ये स्टेटमेंट आपके सामने आती है आखिर में। एंड डी, हेनरी हैड वार्न मैक्स अर्लियर, हेनरी ने पहले ही मैक्स को वार्न कर दिया था। सोच के जवाब देना ये, ठीक है। अगेन ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड टाइप क्वेश्चन है, आपको सिर्फ स्टोरी के अंदर नहीं, स्टोरी के एक बारी को बाहर निकल के भी पूछी जा रही है कुछ चीजें। स्टोरी के नैरेटिव, स्टोरी को जो प्रेजेंट किया गया जिस तरीके से, उसके ऊपर सवाल है। क्यों आखिरी में बात सरप्राइजिंग है, और यही तो कमाल की बात बताती है ना स्टोरी, मतलब ये स्टोरी इंटरेस्टिंग है इसी वजह से, क्योंकि एक ट्विस्ट भी है स्टोरी के अंदर, मेजर ट्विस्ट है बल्कि यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है। सी, ऑसिबल्स एंटायर प्लान इज रिवील्ड सडनली, एकदम से जैसे आपको पता चलता ना कि बालकनी नहीं है। अच्छा ओके, तब समझ में आता आपको ऑसिबल का पूरा प्लान। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, व्हाट इज सेंट्रल मैसेज ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का सेंट्रल मैसेज या सीखे क्या आप स्टोरी से, ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए, फिजिकल स्ट्रेंथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी। बी, वेपन्स ऑलवेज विन इन डेंजरस सिचुएशन। सी, इंटेलिजेंस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड कैन ओवरकम डेंजर। एंड डी, सीक्रेट एजेंट शुड ऑलवेज वर्क अलोन। बताइए जी, क्या सीखे आप? बताइए बताइए बताइए, फटाफट से बताइए। क्या सीखे भाई, बताओ फटाफट से। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इंटेलिजेंस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड कैन ओवरकम डेंजर। अगर आप थोड़ा इंटेलिजेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड से काम लें तो किसी भी डेंजरस सिचुएशन को आप आराम से ओवरकम कर सकते हैं, उसके ऊपर जीत पा सकते हैं। ये करेक्ट आंसर है। वाह यार, ये तो तुम लोगों ने सबने पिक किया, बहुत बढ़िया। विद दैट वी रीच एंड ऑफ द स्टोरी। इसके साथ हम पहुंचते हैं अपने इस चैप्टर के एंड पर। एक बार स्टैंडिंग्स आप लोगों को दिखाता हूं। प्रतीक राठौड़, शिवम झा, आदर्श साहू, प्रांजल उपाध्याय, अविनाश, अरमान, विशाल, अनस कुरैशी, कौकब फातिमा एंड फिजा रहमान। वेल डन भाई, टॉप 10 को बधाई हो। और जो इसके
ओह एक हाँ ये रे एनसीईआरटी क्वेश्चन से एक बारी वो देख लेते हैं फटाफट से बिगिनिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हाउ इज ऑसिबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स ऑसिबल बाकी अरे अभी थोड़ा सा एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस कर ले फिर हम टुकू टेल्स के दूसरे एपिसोड पे आते हैं अभी ठीक है रुको यार तुम लोग हाउ इज ऑसिबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स ऑसिबल बाकी सीक्रेट एजेंट से कैसे अलग है ये आप लोगों को बताना है बताइए वाई फटाफट से बताओ 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 फटाफट से बताओ कम ऑन ऑसिबल बाकी सीक्रेट एजेंट से अलग कैसे है तो दो तीन पॉइंटर्स इसमें आप बता सकते हो सबसे पहले तो इन अपीयरेंस उसकी जो अपीयरेंस है वो मेजर डिफरेंस है बिटवीन हिम एंड जनरल अ टिपिकल सीक्रेट एजेंट जो हम जानते हैं टिपिकल सीक्रेट एजेंट जो है वो बहुत ही वेल ड्रेस्ड होता है उसकी फिजिक बहुत अच्छी होती है वो एक ऐसी सेटिंग में एक ऐसे एटमॉस्फेयर में ऑपरेट करता है जो कि बहुत नीश होता है बहुत ही लग्जूरियस सा लगता है ना अगर इस होटल में कोई टिपिकल मूवी वाला आपका सीक्रेट एजेंट रुक रहा होता तो ये होटल ये वाला होटल नहीं होता एक बहुत ही बड़ा 7 स्टार होटल होता उसमें सबसे बढ़िया वाला जो डिलक्स स्वीट होता उसमें रुका होता वो है ना तो सबसे पहली चीज तो जिस सेटिंग में ऑपरेट करता है दूसरा जिस तरीके से दिखता है टिपिकल एजेंट उन सब मायनों में अलग था है ना एक तो मोटा था बहुत ही मोटा था स्लोपली ड्रेस था कपड़े अच्छे नहीं पहने हुए थे तीसरा इसके ही हैड अ एक्सेंट एज वेल ही हैड एन अमेरिकन एक्सेंट एक फ्रेंच स्पाई होने के बावजूद इसकी अमेरिकन एक्सेंट थी बेसिकली क्यों क्योंकि अमेरिका से आया था ये सारे डिफरेंसेस आपको दिखते हैं इसमें नेक्स्ट है हाँ हु इज फाउलर एंड व्हाट इज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे क्वेश्चन कई बार आया एग्जाम में फाउलर कौन है और उसका पहला ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे कौन सा है ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है याद रखना इसको तो फाउलर इज एन एस्पायरिंग राइटर ये एस्पायरिंग राइटर है एक राइटर बनना चाहता है और यहां पर पॉसिबली आया है टू मे बी लुकिंग फॉर अ इंस्पिरेशन फॉर राइटिंग अ डिटेक्टिव स्टोरी एक डिटेक्टिव स्टोरी लिखने के लिए पॉसिबली इंस्पिरेशन के लिए यहां पर ये आया है इसका पहला ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे क्या है तो इसका पहला ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे है व्हेन ही एंटर्ड द रूम और जब लाइट जलाई ऑसिबल ने देन अ मैन was standing holding an automatic pistol halfway across the hall लगभग आधी दूरी जो थी रूम की उसकी आधी दूरी पे एक बंदा पिस्टल लेके इसकी तरफ ताने खड़ा हुआ था ये था पहला ऑथेंटिक थ्रिल हाउ हैज मैक्स गॉट इन मैक्स असल मायने में कैसे आया है अंदर तो मैक्स आया है यूजिंग अ पास की एक मास्टर की या डुप्लीकेट की आप मान सकते हैं हाउ डज ऑसिबल से ही गॉट इन ऑसिबल लेकिन ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन क्या बोलता है कि कैसे आया मैक्स अंदर ऑसिबल बोलता है इस बालकनी के थ्रू आया है दिस इरिटेटिंग न्यूसेंस ऑफ अ बालकनी इससे दूसरी बार कोई आया महीने में अंदर है ना क्या बढ़िया एक्टिंग करता है यार ऑसिबल उस टाइम पे है ना तो मैक्स बोलता है दैट ऑसिबल हैज गॉटन सॉरी ऑसिबल बोलता है दैट मैक्स हैज गॉटन यूजिंग अ बालकनी नेक्स्ट Orsable did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. What do secret agents in books and films look like in your opinion? ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं वैसे आपके ओपिनियन में बुक्स और फिल्म्स में सीक्रेट एजेंट्स कैसे दिखते हैं और ऑसिबल कैसे अलग है उनसे ये बताना है फिर से बता चुके हैं हम ये नेक्स्ट है हाउ डज ऑसिबल मैनेज टू मेक मैक्स बिलीव दैट देयर इज नो बालकनी देयर इज अ बालकनी अटैच्ड टू हिज रूम ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आई वुड से द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द लॉट जितने भी क्वेश्चन है पूरी स्टोरी में सबसे इंपॉर्टेंट यही है इसमें 3-4 पॉइंटर्स आप बता सकते हो लेकिन आपका आंसर जानना चाहता हूं मैं मैक्स कैसे ऑसिबल कैसे मैनेज करता है टू मेक मैक्स बिलीव भरोसा कैसे दिलाता है मैक्स को दैट देयर इज अ बालकनी कि एक बालकनी एग्जिस्ट करती है यहां पर एक नॉन एग्जिस्टेंट बालकनी को उसने एग्जिस्ट करा दिया मैक्स के लिए कैसे भरोसा दिलाया मैक्स को बताइए कोई बोल रहा है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ठीक है बाय हिज वे ऑफ एक्सप्लेनेशन नेचुरल एक्सप्लेनेशन जो थी उसकी और ठीक है और कुछ देखो ये बात सही है जो उसने एक्सप्लेनेशन दिया डिटेल्ड और नेचुरल वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था बहुत और भी फैक्टर्स है लेकिन क्यों है ना क्या फैक्टर्स और हाँ उसका जो कॉन्फिडेंस है उसका जो नेचुरल डिमीनर है ना उस टाइम पे जो उसका बिहेवियर है कुर्सी पे आराम से बैठ गया है पहले तो फिर एकदम से गुस्से में बोलता है यार दूसरी बार आया कोई बालकनी से आदमी आज तो शिकायत लगाऊंगा मैनेजमेंट से है ना तो जो उसका बिहेवियर और कॉन्फिडेंस है उस वक्त जिस कन्विक्शन के साथ उसने ये बात बोली मैक्स को सेकंड डाउट ही नहीं आया दिमाग में कि यार बालकनी है ही नहीं है ना तो द स्टोरी ऑल टुगेदर पहले तो डिटेल्ड स्टोरी है वो नेचुरल एक्सप्लेनेशन जो है इसकी वो उसके साथ साथ द वे ही प्रेजेंटेड जो कॉन्फिडेंस के साथ उसने प्रेजेंट किया उसको वही सच लगने लगा मैक्स को एकदम से और तीसरी एक और इंटरेस्टिंग चीज क्या जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुए जैसे हेनरी आया तो उसने बोल दिया पुलिस है ना जिसकी वजह से अर्जेंसी क्रिएट हुई तो जो इवेंट्स हुए बेसिकली उस टाइम पे उनको भी ऑसिबल ने अपनी एडवांटेज पे यूज किया मैक्स को भरोसा दिलाने के लिए है ना अगर ऑसिबल वाला ये जो हेनरी वाला पार्ट हुआ था इसमें गेट नॉक किया किसी ने वो नहीं हुआ होता तो मैक्स उस तरह की अर्जेंसी में आता ही नहीं शायद वो बालकनी चेक कर लेता
है ना, ऑसिबल ने वो अर्जेंसी भी क्रिएट करी कि अरे आ गई पुलिस, भाग जल्दी से है ना, वो वाली चीज भी आप बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, लुकिंग बैक एट द स्टोरी, व्हेन डू यू थिंक ऑसिबल थॉट अप हिज प्लान फॉर getting rid of Max? Do you think he had worked out his plan in detail right from the beginning, or did he make up the plan taking advantage of events as they happened? क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, आप लोग का होमवर्क भी ये है, मुझे जवाब देना। वैसे आप क्या सोचते हो, आप इंटरप्रेट कैसे कर रहे हो स्टोरी को, ये डिपेंड करेगा इस सवाल पे। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, क्या लगता है आपको ऑसिबल ने मैक्स से छुटकारा पाने का जो प्लान बनाया पूरा बालकनी वाला, ये कब बनाया? दो ऑप्शंस आपको दिए, पहला ये कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरुआत से उसके दिमाग में प्लान था, या दूसरा जैसे जैसे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते रहे, जैसे जैसे चीजें घटती रही स्टोरी में, जैसे जैसे इवेंट्स होते रहे ऑसिबल के साथ, उस टाइम पे ऑन द गो उसने प्लान बनाया। क्या लगता है आपको, बताइए 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 बताइए। कोई बोल रहा है इंस्टेंटली, चलो इसमें भी पोल करा लेते हैं। ऑप्शन ए है फ्रॉम बिगिनिंग, शुरुआत से ही, ठीक है। ऑप्शन बी है ऑन द गो, मतलब जैसे जैसे इवेंट्स हुए वैसे। ठीक है, एक बारी बताओ चलो मुझे, मैं जानना चाहता हूं, दिस इज एनालिसिस फ्रॉम माय साइड, मेरे लिए एनालिसिस है। इस स्टोरी को मैं 50-100 बार पढ़ चुका हूं, मे भी कुछ नया नहीं है मेरे लिए स्टोरी में, लेकिन आप लोगों के लिए हो सकता है आप इसको एक अलग एंगल से देख पा रहे हो। तो मैं जानना चाहता हूं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि आपको क्या लगता है कि ये प्लान कब सोचा गया, और फिर एनालाइज करते हैं चलो मिलके। ठीक है, शुरुआत से उसके दिमाग में प्लान था ये, या ऑन द गो, या फिर जैसे जैसे चीजें हो रही थी वैसे उसने सोच लिया कि यार ये बन सकती है बात, जैसे चेस खेलते हैं हम कुछ हद तक। बताओ, बताइए बताइए बताइए, क्या लगता है आप लोगों को? यार बताओ, एक आदमी को सीधा नीचे कूदा दिया यार बालकनी से तुम लोगों ने, कोई बात है भला? है कोई तुके भला, ऐसा कुछ होता है? ओके, 63% ऑफ यू से फ्रॉम द बिगिनिंग, 63% को लगता है यार ये बैकअप प्लान था इसका, और अबाउट 37% ऑफ यू से कि नहीं यार ये तो उसने ऑन द गो बनाया प्लान। अब चलो थोड़ा सा और इसको डिटेल में सोचते हैं। अगर आप एक सीक्रेट एजेंट होते तो मुझे लगता है जब आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज आने वाली होती है तो ऑलवेज आप सोचते हो कि यार कुछ बैकअप प्लान तो रखना चाहिए, लेकिन ये बैकअप प्लान ऐसा होना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि उसके रूम में ही वो आकर घुस जाए मैक्स, हो सकता है किसी और जगह पर इस पे बंदूक तान देता, ये भी पॉसिबल था, है ना। तो हो सकता है इसने बैकअप प्लान सोच के रखा हो, लेकिन जो स्टोरी के अंदर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुए हैं, उस स्टोरी के अंदर जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स चले हैं, उनसे ऐसा लगता है पॉसिबली कि जैसे जैसे इवेंट होते रहे उसने कहानी बना दी। ये बालकनी वाली कहानी हो सकता है उसने पहले से फैब्रिकेट करी हो, लेकिन उसको ये पता होगा कि यार मैं हेनरी को बोल के आया हूं, इस टाइम पे हेनरी भी आएगा जो मैं ऑर्डर देके आया हूं उसको, है ना। तो उसने सोचा कि यार उससे पहले रच देता हूं बालकनी की कहानी। उसके बाद उसने सोचा कि यार हेनरी भी आने वाला है, जैसे ही हेनरी आया उसने बोल दिया पुलिस आई है ना। उसने एडवांटेज पे यूज करा अपने इवेंट्स को, अगर इवेंट जैसे जैसे हुए तो उसने अपने एडवांटेज पे उनको यूज करा, इसलिए ऐसा लगता है कि पॉसिबली उसने ये ऑन द गो यूज करा है पूरा प्लान। शायद स्टार्टिंग से बैकअप प्लान ये नहीं रहा हो, बट इवन देन एक सीक्रेट एजेंट का कोई ना कोई बैकअप प्लान तो जरूर होता है। इसलिए आप दोनों बच्चे जो आपने जिन्होंने बोला है कि यार स्टार्टिंग से प्लान है, और जो बोल रहे हैं कि ऑन द गो है, दोनों की बात गलत नहीं है, दोनों की बात सही हो सकती है, क्योंकि स्टोरी में कुछ बोला नहीं गया है इसके बारे में। बट आपको क्या लगता है, ये डिपेंड करता है कि सही आंसर आपके लिए क्या है। ठीक है, ऑल राइट। तो बच्चा पार्टी, इसके साथ हम पहुंचते हैं स्टोरी के एंड में। हम लोगों ने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए, स्टोरी भी पढ़ ली, बहुत बढ़िया। थिंक एवरीवन, अगर मैक्स बालकनी से आया होता तो ऑसिबल क्या बोलता मैक्स से? अगर मैक्स बालकनी से आया होता तो ऑसिबल क्या बोलता? बालकनी है ही नहीं ना यार, बालकनी से आने का कोई चांस ही नहीं था ना। कोई बोल रहा है सर 2, मुझे लगता है दूसरा ऑप्शन। ओके ठीक है सर, पता कैसे चलता है कि मैक्स एक सीक्रेट एजेंट था, नॉट अ क्रिमिनल? सर मुझे स्टार्टिंग में लगा कि ऑसिबल गलती से गलत रूम में आ गया है। सर डू यू थिंक हेनरी अनइंटेंशनली सेव्ड लाइव्स ऑफ ऑसिबल? अनदर मोरल, अटैक इज द सीक्रेट ऑफ डिफेंस। अटैक इज द सीक्रेट ऑफ डिफेंस तो ठीक है, डिबेटेबल है, लेकिन हाँ ये बात तुम्हारी सही है कि हेनरी ने अनइंटेंशनली जान सेव कर दिया। इनफैक्ट ये क्वेश्चन आया है बोर्ड में, एग्जैक्ट सेम वर्ड्स पे बोला गया है, डिड हेनरी, या स्टेटमेंट दिया था, हेनरी अनइंटेंशनली सेव द लाइव्स ऑफ ये ऑसिबल एंड फाउलर, कमेंट। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, पिछले 1-2 सालों में ही आया, और कमाल की बात है, तो बात तो बिल्कुल सही है ये। ठीक है सर, ऑसिबल शुड बी अरेस्टेड, ही किल्ड।
He killed someone. सेल्फ डिफेंस में किया ना यार, उसकी जान जाती है वरना. Why the story is introduced in class 10th? इसलिए कि आपका रीडिंग में इंटरेस्ट है ना, ऐसी स्टोरीज में, ऐसी मूवीज में भी आपका इंटरेस्ट आता है, तो इसलिए इंटरेस्ट है आपका, इसलिए पॉसिबली. ऑसेबल डज नॉट रिएक्ट व्हेन मैथ्स कम टू हिज रूम एंड डिडंट रिएक्ट. सर ऑसेबल रिएक्ट क्यों नहीं करता? ऑसेबल अपने आप को बिल्कुल शांत दिखाता है, और एक इंसान जो बहुत ज्यादा बोलता है, बहुत लाउडली बोलता है, उसकी एक चीज ये दिखती है, नोटिस होती है, लोग ये नोटिस करते हैं कि शायद ये कंट्रोल में नहीं है. जो इंसान बिल्कुल शांत रहता है ना, उसको देख के एक इनडायरेक्ट मैसेज कन्वे होता है ऑडियंस को कि ही इज इन कंट्रोल. तो जो ऑसेबल का बॉडी लैंग्वेज था ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट था पूरा आगे जो स्टोरी वो नरेट करने वाला है उसके लिए. शांत रहा बिल्कुल वो, इसलिए थोड़ा वो हो जाता, एक्साइटेड हो जाता, गुस्सा, डर जाता या कुछ ऐसा होता, तो शायद वो सोच नहीं पाता इतने क्लियरली और ऐसे नहीं कर पाता. ठीक है सर, फ्रेंच स्पाई था तो फ्रांस से कहीं मूव होना चाहिए, पर ये अमेरिका का है तो अमेरिकन स्पाई ना होना चाहिए. शेख तौसीफ आप देखो, ऐसा होता है भाई, ये स्टोरी की स्टार्टिंग में कुछ दिया नहीं गया, इसमें कुछ लॉजिक आप लगा नहीं सकते हो. आपने जो लॉजिक लगाया ठीक है, सही है, पॉसिबल है वैसे ऐसा होना, बट स्पाई के लिए कौन कैसा हो ये बहुत मुश्किल है प्रेडिक्ट करना. अमेरिकन एक्सेंट है और ये फ्रेंच स्पाई है, दिस इज मोर नेचुरल. एक स्पाई के लिए ज्यादा नेचुरल. आपने बहुत सारी स्पाई मूवीज देखी होंगी, स्पाई पे शक नहीं जाता अगर वो कुछ ऐसा होता है तो. ठीक है, अगर अमेरिकन एक्सेंट इसकी होती तो अमेरिकन एजेंट होता, ये तो बिल्कुल जायज सी बात है, पकड़ा जाता है ना. तो जान के स्टोरी में ट्विस्ट रखा गया है. ठीक है, मस्टी मतलब होता है बैड स्मेलिंग. ठीक है बच्चा पार्टी, ऑल राइट. तो मुझे लगता है सारे डाउट्स आपके मेजरली इसी के अराउंड थे, हमने कवर कर लिया है. आई होप आपने एंजॉय किया हो स्टोरी को बहुत. आप लोगों ने बताया भी मुझे कि आपको खूब मजा आया. और इसके साथ हम पहुंचते हैं लेक्चर के एंड पर, क्योंकि हमारे पास सम टाइम टू स्पेयर है, इसलिए आप लोग का स्वागत है. ओह, टुगू टेल्स के एक और एपिसोड में, एक और एपिसोड सुनना है आपको टुगू टेल्स का. तो टुगू टेल्स, टुगू हमारे 3 साल के धुरंधर मजेदार बच्चा है, आजकल नई नई चीजें करनी शुरू कर दी हैं उसने. और हर बार मैं आपको ये बोलता हूं वैसे है ना आके. तो कमाल की बात यह है कि इन द ग्रोइंग अप फेज ऑफ अ चाइल्ड ना, वो हर कुछ समय में आपको कुछ नया सा करता है. और कमाल की बात यह है कि हम लोग एज ग्रोन अप्स ये सारी चीजें बहुत सारे बच्चों में देखते हैं, लेकिन जब अपना बच्चा करता है ना, तो इट्स अ नोवेलिटी, इट्स अ न्यू थिंग ऑल टुगेदर फॉर यू. आपको ऐसा लगता है यार वाह यार, बच्चा भी ऐसे करने लगा. तो अब क्या हुआ रिसेंट में, एक दिन, अभी पर कल की बात है, बल्कि कल की बात है, तो मैं ऑफिस से गया, मैं थोड़ा लेट हो गया था और टुग्गू वेट कर रहा था मेरा बहुत सारा. तो मैं नीचे पहुंचा तो मेरी मिसेस और टुग्गू वो नीचे आ गए. हम लोग थोड़ा सा बाहर कहीं घूमने चले गए कि हल्का सा टुग्गू को कुछ खिला देंगे, है ना. तो हम घूमने के लिए गए, एक राउंड भी लगा लिया हमने, थोड़ा सा घूमना घामना भी हो गया. तो मैंने पाया कि जैसे ही मैं एंटर कर रहा था, मतलब जैसी जिस जगह मैं रुका हुआ था कार में, ये दोनों आ रहे थे, वहीं सामने ना एक पुलिस की कार खड़ी हुई थी. और पुलिस की कार पे वो अलग सा वो लगा होता है, सायरन भी लगा होता है. सायरन तो खैर चलता नहीं यूजुअली, लेकिन जो लाइट लगी होती है उससे पता चल जाता है पुलिस की कार है. ड्रेस में लोग होते हैं, यूनिफॉर्म में लोग होते हैं. तो टुग्गू ने नोटिस किया, वो एकदम से मेरी तरफ बोलता है, पापा पुलिस ऑफिसर. मैं कहा यार इसको किसने समझाया पुलिस ऑफिसर? पापा पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, ऐसे बोला एकदम से वो, और आके ना मेरे पास बैठ गया, ऐसा थोड़ा सा सहमा सहमा सा. तो मेरे को लगा यार इसको पता नहीं किसने बता दिया पुलिस के बारे में, पता नहीं क्या कह के बताया, थोड़ा डर सा रहा है पुलिस से. खैर ठीक है, हम बाहर निकले. वो जो शॉप है जिसपे हम यूजुअली एग खाते हैं, वहां पर हम गए. उस शॉप पे जाने से पहले भी जब मैं मुड़ रहा था, तो एक और पुलिस की कार खड़ी हुई थी. जैसी पुलिस की कार इसने देखी, इसने फिर से बोला, पापा पुलिस ऑफिसर है, पापा पुलिस ऑफिसर. ऐसे जैसे मेरे को भी आगाह कर रहा है कि पापा तुम भी थोड़ा सेफ रहो, सब सही से चलो, पुलिस ऑफिसर है. तो मैंने कहा अरे पुलिस अंकल है, तुम हेलो भी बोल सकते हो पुलिस अंकल को, भाई हेलो बोलोगे पुलिस अंकल को? तो वो एकदम से मेरी तरफ देख रहा कि क्या बोलूं. मैं सोच रहा था वो कि ये कहीं पापा मेरे को सीरियस सिचुएशन में तो नहीं डाल रहे कहीं मेरे को उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा, ये जेल तो नहीं ले जाएंगे मेरे को पुलिस वाले. एनीवे, तो जब हम ऐसे मुड़े यूं यू टर्न ले रहे थे जब हम, तो मैंने शीशा उतार दिया उसकी साइड वाला, और मैंने कहा पुलिस अंकल को हेलो बोल दो तुम. तो उसने पूरी तेज चिल्ला के बोला पुलिस अंकल हेलो 2-3 बार बोला उसने. भाई पुलिस वाले खड़े हुए थे वहां बहुत सारे, वो सब उसको देखे, पहले तो उनको समझ नहीं आया कि क्या हुआ. फिर जैसे उन्होंने रियलाइज किया ना कि छोटा सा बच्चा हेलो कर रहा है, तो उन्होंने ऐसे हेलो किया उसको, बड़े मुस्कुरा के सब लोगों ने एक सुर में उसको हेलो बोला. तो उसका डर सा खत्म हुआ थोड़ा सा, उसको लगा कि अच्छा 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 अच्छा, पुलिस भी नॉर्मल जैसे हम लोग होते हैं ऐसे होते हैं, एंड दे हैव अ पर्पस. लेकिन डरने की उनसे जरूरत नहीं है, ये मेरे को भी कन्वे करना था उसको कि डरने की जरूरत नहीं है यार, हेलो बोल सकते तुम पुलिस को. उसने बड़ी प्यार से पुलिस को ऐसे हेलो पुलिस अंकल पूरी टोन के साथ गाना गा के उसने बोला. पुलिस वाले भी खुश हो गए कि यार कोई बच्चा तो है ऐसा जो हमसे हेलो बोल रहा है. एंड देन वी मूव्ड फ्रॉम, वहां से फिर आ गए. तो मेरे को बड़ा अच्छा सा लगा ये कि यार बच्चा जो है ना, उसका डर भी निकल गया, उसने एक एक्सपीरियंस भी लिया, और अब उसको आगे कम से कम ये रहेगा कि कभी वो पुलिस वाले टकराएगा ना तो हर बार ही हेलो बोलेगा. उसने आदत पकड़ ली होगी अब, मुझे लग रहा है आज भी कहीं देखा होगा तो.
राइट। तो ये था एक मजेदार सा किस्सा। बाकी भाई आप लोगों को जल्दी थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो आप लोगों को मिलवाऊंगा भी, और अगर कभी आप मुझसे मिले फिजिकली, हम टकराए, तो टुग्गू की बातें आपसे होती रहती हैं, आपको दिखा दूंगा मैं टुग्गू को, ठीक है। जल्दी मिलवाता हूं आप लोगों को, थोड़ा सा और बड़ा होने दो यार उसको, है ना। अभी उसके समर वेकेशन खत्म होने वाला है, तो अभी घर पे एंजॉय कर रहा है पूरा, वो आनंद काट रहा है अपनी जिंदगी का बढ़िया, और हम लोगों को लगाए रखता है काम में। बट इट्स अ फन, इट्स अ जॉय, इट्स अ प्लेजर, हर बारी मैं बोलता हूं ऐसा। और मुझे अच्छी बात ये लगती है कि आप भी इसमें इतने इन्वॉल्व होते हो, तो आपको शायद रियलाइज होता है कि छोटे से बच्चे को पालना जो होता है वो कैसा होता है, मतलब क्या जॉय होता है उसके अंदर। आपके पेरेंट्स ने भी ऐसे ही आनंद लेके आपको पाला होगा। जब आप बड़े हो रहे होगे ना, तो आपके पेरेंट्स भी छोटी छोटी चीजों पे खुश हुए होंगे। जब आप पहली बार चले होगे तब खुश हुए होंगे, जब पहली बार कुछ खाया होगा तो खुश हुए होंगे, आपको जब कुछ अच्छा हेल्दी आपने शुरू किया होगा खाना, एक्सरसाइज करना। तो एक और चीज करता है बाय द वे वो एक और मजेदार चीज है, क्या करता है भाई वो, यूजुअली अर्ली मॉर्निंग मैं एक्सरसाइज करता हूं थोड़ी सी तो एक्सरसाइज के एंड में पुशअप्स होते हैं, पुशअप्स। तो जब मैं पुशअप कर रहा होता हूं ना, तो वो कहीं भी मेरे को दूर बैठा होता है तो नोटिस कर रहा होता है, और मेरे को बोलता है पापा एक्सरसाइज करो एक्सरसाइज, और चला जाएगा मुझसे दूर, ये दिखाने के लिए कि मैं तो दूर जा रहा हूं। जैसे ही मैं पुशअप्स करना शुरू करूंगा ना, वो भाई आएगा और मेरी कमर पे आके बैठ जाता है, एकदम से वेट बढ़ जाता है एकदम से। तो मैं थोड़ा और पुशअप्स करता हूं उस टाइम पे, एंड देन वो बड़ा खुश होता है उसमें, पता नहीं क्यों उसको बड़ा मजा आता है उसमें, फिर उतर जाता है, हंसता है बहुत, राइट। तो ये छोटे छोटे कुछ टुग्गो टेल्स के एक और एपिसोड आपका होता है समाप्त। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो जेंटल एंड अ लवली ऑडियंस जब आप इसे टुग्गो के बारे में बात करते हो, एंड थ्रू आउट द क्लास एज वेल। बहुत मजा आया मुझे, करता हूं चलिए मैं क्लास को समाप्त यहीं पर। यह वंडरफुल वंडरफुल डे अहेड। आप लोगों को शुरुआत में मैंने एक बात बोली थी, और वो क्या, कि विजडम जो होती है वो पावरफुल वेपन से भी खतरनाक होती है, उससे भी ज्यादा शक्तिशाली होती है। तो बुद्धिमानी समझदारी अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करें। कैसे आती है वो, बादाम खाकर नहीं आती है। आपके लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनसे सीखना शुरू करिए। अभी तक हो सकता है बस आप एक्सपीरियंसेस से गुजर रहे हो, अब क्या करना है, जो भी आपके लाइफ में एक्सपीरियंस होते हैं अच्छे बुरे, अगर अच्छा है तो भी, और अगर बुरा है तो भी, कुछ सीखिए उनसे। सीख कर एक समझदार इंसान धीरे 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 आप बनेंगे। जितनी समझदारी होगी उतने अच्छे डिसीजन आप लाइफ में ले पाएंगे, उतना अच्छा खुश आप अपने आसपास के लोगों को रख पाएंगे। ठीक है, चलो तो मिलता हूं बच्चा पार्टी अगली क्लास में, जल्दी ही है, तब तक के लिए अलविदा। जल्दी का मतलब कल ही है, तब तक के लिए अलविदा। सी यू सून, मिलते हैं कल शाम को, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा। यू हैव अ गुड डे अहेड, सी यू, हस्ता ला विस्ता।